हेलो गाइस, वेलकम टू द HCS सीरीज़। इसमें हम जो कल पेपर हुआ है 2026 का वो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सिनारियो रहता है, कौन सा क्वेश्चन ठीक है। मेरी बेस्ट पॉसिबल वे में रहेगा कि आप लोगों को अच्छी तरह से सब चीज़ें बता सकूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। और ये यूपीएससी पैटर्न से मिलता जुलता पेपर था, टफ पेपर था, नो डाउट टफ पेपर था, कट ऑफ लो जाने वाली है। हम एनालिसिस देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। श्री ब्रह्मानंदा मल्लिकार्जुना स्वामी टेम्पल, पेयर मैच करने के लिए बोला है कि ये आंध्र प्रदेश, श्री कामाक्षी देवी टेम्पल गोवा, सन टेम्पल ओडिशा। आप सब लोगों ने सन टेम्पल ओडिशा तो सुन रखा होगा, ये तो मैं देखते ही ठीक कर देता, मगर इसमें ओनली वन, ओनली टू, ओनली पेयर वाले दिए हुए हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे भ्रमरा होता है, जैसे मान लो फर्स्ट स्टेटमेंट देखता हूँ, श्री भ्रमरा नंदा मल्लिकार्जुन क्या है, एक तरह से जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन है, और वो आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में सिचुएटेड है। और ये जो भ्रमरा का है, इसके अंदर भगवान ने एक भ्रमर का रूप लिया था, यानी कि बीज का रूप लिया था, और उस बीज के रूप से डीमन को मारा था। तो एक तरह से ये जो वर्ड था इससे थोड़ा सा डिस्टिंग्विश लग रहा था, मगर ये मैच कर रहा है। श्री कामाक्षी देवी टेम्पल गोवा के अंदर है। जब पोर्चुगीज इन्वेजन हुआ था तो इस देवी की टेम्पल की जो आइडल था उसको वो लोग चुरा रहे थे, पोर्चुगीज जब आए थे इन्वेड कर रहे थे, तो तब ये फेमस टेम्पल है गोवा का, उसके अंदर आता है। तो उस टाइम सिनारियो था। तो ऑल थ्री पेयर्स आर करेक्ट कि भाई ये भी करेक्ट है, ये भी और ये भी। सन टेम्पल ओडिशा का आपको पता ही है, कोणार्क सन टेम्पल, उसकी आपको खासियत पता ही है कि एक तरह से जो है वहाँ पर 12 वो रहती है, स्पाइक्स रहती है, मतलब स्टोन व्हील्स रहते हैं, और क्लॉक एज अ क्लॉक यूज़ करते हैं ना सन टेम्पल को, कि सन की परछाई देख के हम उसका वो पता लगा पाते हैं। तो फर्स्ट का ऑल थ्री आएगा करेक्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट आर्ट एंड कल्चर, कि मोहिनी अट्टम पूछा है, मोहिनी अट्टम और चेराज पैट्रोनेज पूछा है। कि अब इसने 3 स्टेटमेंट पूछ लिया, मोहिनी अट्टम चेरा पैट्रोनेज था कि नहीं था, ठीक है। ग्रेसफुल मूवमेंट लिंक टू मोहिनी इनकारनेशन ऑफ विष्णु। अब भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार कब आया था, जब राक्षसों को वो जब समुद्र मंथन हुआ था, तब डीमन बैठ गए थे अमृत का पान करने के लिए। तो अमृत का पान करने के लिए मतलब एक लाइन में बहुत सारे डीमन बैठ के, मतलब देवतास बैठे हुए, साथ में डीमंस भी बैठ गए। तो उस समय भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया था ताकि डीमंस को छल 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 देके डीमन को अमृत ना पिलाया जा सके। तो उसी से इंस्पायर्ड मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म है, जो कि कहाँ पाई जाती है, केरला के अंदर होता है। पहली बात, चेराज डायनेस्टी ने ही इसकी पेट्रोनेज करी थी। और एक फर्दर ये बात है कि 9th to 12th सेंचुरी में ये बना था, मगर फेमस लेटर हुआ था 17th और 18th सेंचुरी में। अट्टम का मतलब होता है डांस, मोहिनी का मतलब होता है एक तरह से फीमेल अवतार ऑफ विष्णु। तो इट्स अ ग्रेसफुल मूवमेंट ऑफ लिंक टू मोहिनी इनकारनेशन ऑफ विष्णु। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ठीक है। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट पे जाऊं, थुल्लुल, थुल्लुल एक तरह से आपने यहां पर देखो ना कि इंट्रोड्यूस बाय कंचन नाम्बियर। ये एक तरह से 18th सेंचुरी में आया हुआ वो था, डांस फॉर्म थी जो 18th सेंचुरी में इन्वेंट हुई थी। इसका मेन मोटो क्या था, ये मेन मोटो ये था कि जो बाकी डांस फॉर्म थी ना, जैसे कुतियत्तम है, वो संस्कृत को यूज करते थे, कुतियत्तम वाले ना, जो संस्कृत की मोनोपोली थी। तो एक तरह से इन्होंने ना अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर डांस फॉर्म निकाला था। इसी वे में इसको सैटारिकल डांस फॉर्म बोलते हैं, ताकि वो अपने आप को एक तरह से डिफरेंटली रिप्रेजेंट करना, कि मतलब नॉट ओनली सोल मोनोपोली ऑफ संस्कृत। तो उस वे में आया था ये 18th सेंचुरी के अंदर। तो थुल्लुल भी एक तरह से आपका कंचन नामगियर जो थे आपका उस टाइम में आया था। और दूसरा ये ह्यूमरस वे में, सैटारिकल वे में डांस परफॉर्मेंस थी, जो कि टेम्पल में किया जाता था। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कुतियत्तम। कुतियत्तम भी जैसा मैंने बताया कि एक तरह से संस्कृत वे में मतलब वो डांस फॉर्म थी। ये बहुत पुराना डांस फॉर्म है, लगभग 2000 पुराना डांस फॉर्म है कुतियत्तम, जो कि चकियार कम्युनिटी, यानी कि वो कम्युनिटी जो टेम्पल में रिजाइड करती थी, वो लोग परफॉर्म करते थे इसको। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस लास्टिंग 6 से 20 दिन तक तो चलता ही चलता था, मगर किसी दिन में कभी कभार उससे भी ज्यादा हो जाता था। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, यूजुअली 6 से 10 दिन 20 दिन तक चलता है। तो कुतियत्तम भी ठीक थी। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इसके अंदर। अगर मैं फर्दर मूव ऑन करूं, हाँ एक बात और ध्यान रखना कि भाई जैसे मान लो कुछ डांस फॉर्म को आपको यूनेस्को स्टेटस है, वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। वो आप अपने आप से करना। थर्ड क्वेश्चन है, मदगई इज अ फेस्टिवल, ठीक है। जो कि मदगाई जो फेस्टिवल है वो छत्तीसगढ़ का ट्राइबल फेस्टिवल है। मदाई फेस्टिवल जो है छत्तीसगढ़ का ट्राइबल फेस्टिवल है, दिसंबर में बनाया जाता है। बेसिकली आपने देखा होगा पहाड़ों में जब भी आप कोई ना पालकी लेके जाते हैं, उसके अंदर देवी की सवारी होती है, और वो देवी पालकी हिलने लग जाती है, वो पावरफुल होती है मतलब पालकी, तो लोग उसको कैरी करते हैं उस पालकी को। तो उसी तरह का फेस्टिवल है ये मदाई फेस्टिवल, मतलब उसके अंदर देवी की पालकी ली जाती है। और इसी वे में अगर मैं देखूँ तो आपका डोंगरी फेस्टिवल है, जो डोंगरी फेस्टिवल जो है, आप लोगों ने हिडम्बा देवी का नाम सुना होगा। जो हिडम्बा देवी टेम्पल है, हिडम्बा टेम्पल जो है हिमाचल के अंदर, उसी के अंदर ये डोंगरी डांस फॉर्म परफॉर्म होती है, ठीक है। तो डोंगरी वहीं का ही डांस फॉर्म है, हिमाचल का ही, नो डाउट। और इसको लगभग मई के आसपास ही परफॉर्म किया जाता है, नो डाउट अबाउट दैट, कि आपकी ये भी स्टेटमेंट ठीक होगी।
गुग्गा नोमी, आपको पता है गुग्गा नोमी हरियाणा, राजस्थान और कुछ कुछ एरिया जो है आपका पंजाब से टच करता हुआ, इस एरिया में गुग्गा नोमी फेस्टिवल फेमस है। गुग्गा नोमी एक तरह से जहारवीर जो है सांपों के देवता माने जाते हैं, लॉर्ड ऑफ स्नेक्स, क्योंकि जब सावन आता है, जैसे मान लो अभी जून जुलाई में सावन आता है ना, उसके बाद क्या होता है, सावन के बाद जो होता है, जैसे ही सावन जाने लगता है, बारिश जाने लगती है, तो सांप बहुत ज्यादा निकलने लग जाते हैं। तो इसी वजह से इन देवता की पूजा की जाती है अगस्त और सितंबर के बीच में, ताकि सांपों से रक्षा हो सके हमारी। तो गुग्गा नोमी फेस्टिवल भी हरियाणा का फेस्टिवल है, और ये भी यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आपकी ठीक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आईएमएफ की फैसिलिटी है ये, देखो फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो आईएमएफ ने ना बहुत सारी लोन की फैसिलिटी बना रखी है, आईएमएफ लोन देता है बहुत सारे कंट्रीज को, मगर उस लोन के ना काफी नाम है, ये नाम है, उसको आपको मैच करने के लिए बोला है कि ये लोन किससे मैच कर रहे हैं। पहली स्टेटमेंट देखूं तो जो ईईएफ फैसिलिटी है वो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम में दी जाती है। जैसे अभी मान लो पाकिस्तान में क्राइसिस आया था, श्रीलंका में क्राइसिस आया, या फिर 1991 का क्राइसिस देखें हम हमारा, तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए कि किसी की बीओपी क्राइसिस आ गया किसी भी कंट्री के अंदर, तो उसके लिए ईएफ फंड की फैसिलिटी का प्रावधान एक तरह से लोन देता है आईएमएफ। दूसरा देखूं मैं, दूसरा है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी बोलता है क्विक एंड कंसेशनल लैंडिंग फॉर हाई इनकम कंट्रीज। देखो यहां पर आगे डाउट, ये रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी हाई इनकम कंट्रीज को क्यों लोन देंगे, जो जिनकी इनकम इतनी ज्यादा हाई है, तो ये दिस इज बेसिकली फॉर लो इनकम कंट्रीज, यही कैच था, और ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसी से ही आ जाना था। अब देखते हैं रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटी। देखो सस्टेनेबल भी बोला है, आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होती है, जब आप सस्टेनेबली किसी चीज को सस्टेन करना चाहते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज है, वो क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रहती है, हमेशा क्लाइमेट वाली या सस्टेनेबल वाली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहती है, लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी मेरी गलत, तो इसका वन आंसर आएगा, क्योंकि हमारी शॉर्ट टर्म नहीं रहती है। शॉर्ट टर्म कौन सी रहती है, एक आईएमएफ का फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन एफसीएल, वो हमारी शॉर्ट टर्म रहती है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडेक्सेस दिए हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नो डाउट महमूद हक का बहुत बड़ा हाथ था कि एचडीआई का बनना। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के एक तरह से इकोनॉमिस्ट रहते थे महबूब अल हक, तो यूएनडीपी के अंदर ये आइडिया पॉपुलराइज हुआ 99 जब मतलब 1990s में, तब ये आया था। इसके अंदर 3 इंडिकेटर आपको पता होगा, एचडीआई के इंडिकेटर कौन कौन से हैं कमेंट में बताओ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने स्कूल तक जाएगा, और ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ठीक आ गई। दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, फिजिकल लाइफ है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या है, ठीक है, और वो सारे फैक्टर्स, लिटरेसी का फैक्टर क्या है। तो मॉरिस डी मॉरिस, इसको मॉरिस डेविड मॉरिस भी बोलते हैं, मॉरिस डी मॉरिस भी बोलते हैं, तो आपका ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स क्या, अरे यार इतनी बार आया ये, तो सुरेश तेंदुलकर ने लेके आया था क्या मल्टी डायमेंशन, नहीं सुरेश तेंदुलकर नहीं लेकर आए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक तरह से यूएनडीपी का प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रोग्राम है, जो कि ये लोग 2010 में लेकर आए थे। इसको लेकर कौन निकालता है, पब्लिश कौन करता है, ओपीएचआई। ओपीएचआई क्या है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो एमपीआई किसने बनाया, किसने था, जिन 2 बंदों का हाथ था, सबाइन एक बंदा था, सबीना करके था, और एक जेम्स फोस्टर, तो 2 बंदे का हाथ है। हाँ एक बात और ध्यान रखना, नीति आयोग का भी मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स है, नीति आयोग ने कहां से कॉपी किया है, यहीं से आइडिया कॉपी किया। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। 6th क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई लैंड फॉर्म्स दिए आपको, ठीक है, लैंड फॉर्म्स दिए और टाइप ऑफ लैंड फॉर्म पूछ रहा है कौन सा है, और उसके एजेंट पूछ रहा है कि ये लैंड फॉर्म किस एजेंट के द्वारा बनते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो मैं, लैपिस, लैपिस क्या होते हैं, क्या वो डिपोजिशनल होते हैं, इरोजनल होते हैं। लैपिस कहां बनते हैं, लैपिस बनते हैं आपकी लाइमस्टोन में, जो लाइमस्टोन रहता है ना धरती के अंदर, लाइमस्टोन होता है, उसका इरोजन हो जाता है एसिड के द्वारा। तो आप कास्ट टोपोग्राफी पढ़ा होगा आपने, कास्ट टोपोग्राफी, तो वहीं पर मिलते हैं ये सारे। ये आपका जो लाइमस्टोन होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि एसिडिक वाटर, रेन वाटर जब गिरता है, आपको पता है रेन वाटर की पीएच जो एसिडिक रहता है, तो वो क्या करता है, इरोजन कर देता है, ना कि डिपोजिशन। ग्राउंड वाटर में होता है, मगर फिर क्या होगी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेफ क्या होता है, सेफ होते हैं ड्यून्स, ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, जो कि आपके रेगिस्तानी एरिया में बनते हैं। जब विंड चलती है तो अपने साथ रेत उड़ाकर ले जाती है, मगर वो रेत उड़ाए तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा, ऐसे ऐसे डिपॉजिट नहीं होता, सेफ ऐसे जो सैंड डिपॉजिट्स होता है उसको सेफ ड्यून्स बोलते हैं। किसके द्वारा किया जाता है, विंड उड़ाकर लेकर जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी आपकी, दोनों ठीक है, डिपोजिशनल है, डिपॉजिट कर रहा है ना वो एक जगह से। होर्न, होर्न किसको बोलते हैं, जैसे मान लो ये ग्लेशियर था, अब इसको बोलते हैं होर्न। अगर मान लो यहां से पिघल गया, अगर मान लो ये एक वो था और ये वाला यहां से पिघल गया, सपोज करो ये ग्लेशियर था, ऊपर से पिघल गया, ये वाली जो चोटी पिघल गई और सिर्फ ये वाली चोटी रह गई, तो इसको क्या बोलते हैं, इरोजन हुआ साइड वाली का, और ऊपर वाली रह गई ग्लेशियर वाली, इसको टॉप को क्या बोलते हैं, होर्न बोलते हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका ओनली 2 आंसर आ गया 6th का। अगर मैं आगे देखूं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि भाई ड्रेनेज पैटर्न के ऊपर है। भाई ये भी आसान क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था। व्हेन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल, अगर कोई भी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल है एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, भाई ओरिजिन करी हिल से, ऑल डायरेक्शन में चली गई, क्या आपको ट्रेलिस लग रहा है? ये रेडियल पैटर्न है भाई, ये रेडियल पैटर्न हुआ ना एक तरह से। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रेलिस पैटर्न को नहीं आएगा। ट्रेलिस में क्या रहता है? ट्रेलिस में तो ये रहती है कि भाई परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ऐसे मान लो, ऐसे नदी आई वो यहाँ चली गई, ऐसे आई फिर यहाँ चली गई, तो वो रहता है ट्रेलिस आपका। तो ट्रेलिस पैटर्न नहीं रहता। ट्रेलिस पैटर्न के अंदर एक बात और रहती है, हार्ड और सॉफ्ट रॉक का दोनों का मिक्सचर रहता है, तब जाके ट्रेलिस पैटर्न बनते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी मेरी? रॉन्ग होगी। ड्यू टू ट्रेलिस नहीं होता, वो रेडियल पैटर्न होता है, ठीक है। द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। अरे यार, ब्रांचेस ऑफ ए ट्री को तो ये थोड़ी ना बोलते हैं। सेंट्रीपिटल क्या होता है? आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जैसे मान लो उसी से ही अंदाजा लगा लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब गोल गोल घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकलता है। तो उसी वे में सारी नदियां जब आकर मिलती है तो उसमें जो है सेंट्रीपिटल पैटर्न बनाती है। डिप्रेशन, लेक के अंदर सारी नदियां आकर मिल रही है, ठीक है, एक लेक है बीच में, तो बहुत सारी नदियां आकर मिलती है, उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं उसको। मगर ये क्या बोल रहा है? ब्रांचेस ऑफ ट्री, वो तो वो होता है ना, ये वाला ब्रांचेस ऑफ ट्री तो ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ट्री की ब्रांचेस जो होती है ऐसे ऐसे होती है वो तो ये वाला नहीं आएगा। सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड बोल रहा है द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन अ लेक। अभी तो बताया इसको क्या बोलते हैं, इसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं, उल्टा दे दिया, तो थर्ड भी आपका गलत हो गया। डेंड्रेटिक नहीं बोलते, डेंड्रेटिक इसको बोलते हैं, डेंड्रिक ट्रीज वाला पैटर्न जो होता है उसको बोलते हैं। तो थर्ड में नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा ना, तो नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में हमें बोला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हैज द हाईएस्ट नॉन पॉपुलेशन ऑफ 2 एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज, जिसमें नीलगिरी थार और लायन टेल मकैक। आपको पता है नीलगिरी थार कहां पर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर आता है? हमारा साउथ इंडिया में, जहां पर केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, उस एरिया के अंदर आता है ना हमारा नीलगिरी रिजर्व। तो वहीं पर ही हमारे 2 एंडेंजर्ड स्पीसीज पाए जाते हैं, नीलगिरी थार, नीलगिरी है तो नीलगिरी थार है। लायन टेल्ड मकैक एक मकैक की प्रजाति है, जैसे बंदर की वो रहती है, तो उसी वे में प्रजाति रहती है, ये भी हमारी एंडेंजर्ड है जो कि वहां पर पाई जाती है। तो इट इज जो कि नीलगिरी थार है जो एक तरह से शोला फॉरेस्ट के लिए भी फेमस है, शोला फॉरेस्ट, तो उसके लिए भी फेमस है। वायनाड लाइफ सेंचुरी, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये भी आपका करेक्ट होगी। सी काउ, डुगोंग भी बोलते हैं सीकाओ को। सीकाओ कहां पाई जाती है? गल्फ ऑफ मन्नार में, बिल्कुल सही है। गल्फ ऑफ मन्नार कहां पर है? साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि तमिलनाडु से श्रीलंका के पास, वहां पर सीकाओ पाई जाती है हमारी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। एडम ब्रिज के पास जो राम सेतु है, आपको पता होगा राम सेतु, तो वहां पर मैराइन डाइवर्सिटी है, सीकाओ वहां पर ग्रेज करती है, मतलब वो एक जो कोरल रीफ का एरिया रहता है ना, वहां से सी ग्रास खाती है सीकाओ, तो वही वाला एरिया करेक्ट आएगा। थर्ड स्टेटमेंट इज 80% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स अकर इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों एक हॉटस्पॉट है। नीलगिरी बायोस्फीयर क्या है? वेस्टर्न घाट के अंदर एक हॉटस्पॉट है। इसके अंदर बेसिकली बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। अब हॉटस्पॉट ही उसी एरिया को नाम दिया जाता है जिसके अंदर बहुत सारा फ्लावरिंग का स्पीसीज रहता है। तो ये हमारी ठीक है स्टेटमेंट, ऑल 3 आर करेक्ट आएगा इसके अंदर। अगर मैं देखूं 9th क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया है। 9th क्वेश्चन में बोल रहा है मिजोरम इज ऑल्सो नोन एज मोलासिस बेसिन इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट। आपको पता है कि वो मोलासिस बेसिन, जो कि मोलासिस क्या है कि भाई ये इसी को ही बोलते हैं ना, सॉफ्ट कंसोलिडेटेड टर्शियरी डिपॉजिट्स होते हैं। ये एक तरह से जो सैंड स्टोन रहते हैं आपके, या फिर शेल रहते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं ना, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। तो इसको एक तरह से जियोलॉजिकल फीचर है उसी एरिया का, हिली टोपोग्राफी का, रोलिंग हिल्स का। तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। बुग्याल्स आर समर ग्रासलैंड हिमालय के अंदर कहां पर पाई जाती है? उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के आसपास एरिया, अल्पाइन एरिया के अंदर जो मीडोज फार्मर्स रहते हैं, अल्पाइन पास्चर्स रहते हैं, तो हाई रिचेज ऑफ हिमालयस में पाई जाती है। तो कैटल वहां पर ग्रेज करती है, तो इसी के ऊपर, इसी ग्रासलैंड के ऊपर ग्रेज करती है। अरे भाई लोकटक लेक मणिपुर में है, अरे लोकटक लेक मणिपुर में है, ये दिस इज इनकरेक्ट। केबुल अमजो पार्क कहां पर है? मणिपुर के अंदर, तो ये मिजोरम में नहीं है, मणिपुर में एक है इसका फीचर फुमडीज आर देयर। फुमडीज क्या है? फ्लोटिंग आइलैंड, ये गलत हो गया, ओनली 2 आएगा इसका आंसर। अब मैं देखता हूं लास्ट 10th क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमालय। पहले देखते हैं कि साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन से हो गए। भाई ये वाले डिस्ट्रिक्ट हो गए आपके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी कि ये वाले डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमालय जो कि हमारे राजस्थान से टच कर रहे हैं। रिसीव सिग्निफिकेंटली लेस रेनफॉल कंपेयर टू नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। नॉर्थ ईस्ट के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर तो रेनफॉल बहुत ज्यादा आता है, मगर यहां पर कम आता है। आपको पता है कि भाई ये एरिया ही जब आपको पता है कि टच कर रहा है उससे, राजस्थान से, तो वहां पर इतना हैवी रेनफॉल नहीं होता। यहाँ पर जो कौन से रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, पंचकुला है, पंचकुला में मोरनी हिल्स है, वहां पर बारिश ज्यादा होती है। अंबाला के अंदर बहुत ज्यादा बाढ़ का सिनारियो हम हर बार शिवालिक का जो फुट हिल्स का रीजन रहता है। मगर ये वाला जैसे सिरसा है, हरियाणा है, हिसार है, महेंद्रगढ़ है,
महेंद्रगढ़ है, हिसार है, ये वाला बॉर्डर एरिया थार से डेजर्ट करते हैं, यहाँ पर कम बारिश होती है। अब होता क्या है कि जो अरावली की जो रेंज रहती है, अब इसने बोला है अरावली, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, अरावली रेंज इन द साउथ वेस्ट जो यहाँ पर है, एक्ट एज अ मैसिव ओरोग्राफिक बैरियर ब्लॉकिंग द मॉइस्चर लेडन विंड्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। भाई बे ऑफ बंगाल कहाँ पर पड़ता है? बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है। अब ये हरियाणा, यहाँ से विंड आएगी, आपको पता है ये तो अरावली सपोज करो ऐसे जा रहा है, अब इसको ब्लॉक तो करेगा, अरावली विंड ब्लॉक तो करेगी, मगर अरावली की हाइट तो बहुत कम है ना दोस्तों। अरावली की हाइट कितनी है? मुश्किल से भाई 700-800 ऐसे कुछ रहेगी उस एरिया के अंदर, तो और भी लो हो जाती है ना उस एरिया के अंदर। तो बेसिकली आपकी अरावली की हाइट लो रहने वाली है। मोर ओवर जो बंगाल से विंड निकल कर आती है, जब वो बारिश करती है यहाँ पर अंबाला पंचकुला के एरिया के अंदर, वो अपना मॉइस्चर त्याग देती है क्योंकि यहाँ पर बारिश कर चुकी है, और जब वो यहाँ पर डाइवर्ट होती है उनके पास बादल में पानी नहीं होता। तो रीजन ये सही नहीं है कि भाई अरावली की वजह से वो हो गया, वो बादल ही एक तरह से पानी नहीं लेके आ रहा, ये रीजन था उसके अंदर। मगर जो ओरोग्राफिक फीचर है जो ये आपका अरावलीज का था, आपको पता है लो हाइट में रहता है और वो पैरेलल चलता है, मतलब मानसून की जो अरेबियन सी से जो आ रही है ना, मतलब विंड आ रही है जो, उसके पैरेलल ही चलता है ये, ठीक है। तो वो फीचर रहता है। तो आपका फर्स्ट तो करेक्ट है, मगर सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि अरावली बैरियर नहीं क्रिएट करता। तो एक तरह से वो ही था आपका। तो कौन सा ऑप्शन आएगा फिर इसमें? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि विद रेफरेंस टू हरियाणा पंचायत राज एक्ट, एक बात याद रखना 1994 का बोल रहा है, हरियाणा पंचायत राज एक्ट अमेंड होता रहता है। इट्स सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स, हाउ मेनी फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मैंडेटरी फॉर अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग अ पोस्ट ऑफ सरपंच के लिए पूछ रहा है कि जो सरपंच का इलेक्शन लड़ रहा है, और इसकी सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स के बारे में बोल रहा है कि हरियाणा पंचायत राज के अंदर जो अमेंडमेंट किए जाते हैं बार बार, ये भी देखना सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट बोल रहा है साथ में, यानी कि जो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट होते रहते हैं, 2016 में 18 में भी हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे अमेंडमेंट होते रहते हैं। उसके रेस्पेक्ट में सरपंच के लिए क्या क्या प्रावधान है कि सरपंच का इलेक्शन लड़ना है आपको। अब ये बोल रहा है द कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ फंक्शनल टॉयलेट इन देयर रेजिडेंट प्रेमाइसेस, उसके घर में एक टॉयलेट बनी होनी चाहिए। ये स्वच्छ भारत को प्रमोट करने के लिए जब मोदी जी आए तो हरियाणा सरकार ने भी स्वच्छ भारत को प्रमोट करने के लिए ये प्रावधान अपने इसके अंदर अमेंडमेंट किया और ये रख दिया था। सरपंच के कोई भी सरपंच होगा उसके घर में टॉयलेट जरूर होनी चाहिए, उसके बिना मतलब ही क्या भाई, वो 10वीं पास तो होना चाहिए। ये स्टेट मेल कैंडिडेट पूछा है, फीमेल कैंडिडेट आपको पता है कि फीमेल लिटरेसी रेट हमारे यहाँ लो रहती है, और उसमें भी एससी वुमेन और एसटी वुमेन के लिए, एसटी तो हरियाणा में है ही नहीं, उनका तो छोड़ दो, एससी वुमेन के लिए तो है, एससी वुमेन एससी कैटेगरी की वुमेन है उसके लिए है 5th क्लास तक पास आउट हो, ठीक है। और जो एससी का जो अदर कैंडिडेट रहते हैं मेल वाले जो है, उनके लिए 8th क्लास तक है पास आउट, कि वो 8वीं पास होने चाहिए। मेल कैंडिडेट एज अ जनरल जो है एक तरह से उसमें हमारा 8th पास होने चाहिए। ये सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट में बाद में अमेंड किया गया था, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एनी अरियर्स ऑफ टू एनी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यानी कि उसका कोई बकाया नहीं होना चाहिए, ऋण नहीं होना चाहिए। अब आप पीएसीएस क्या करती है आप मेरे को कमेंट में बताओ, कोऑपरेटिव लोन क्या कैसे करती है, वो लोन देता है ना कि भाई अगर पीएसीएस से आपने लोन ले रखा है और उस लोन को आपने बकाया है आपका, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम एज ऑफ 25 ईयर, भाई इलेक्शन लड़ने के लिए हरियाणा के अंदर सरपंच के लिए 25 नहीं 21 ईयर मिनिमम एज है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आपका ओनली 3 आ गया। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही एक तरह से आसान क्वेश्चन था, ठीक है ये वाला तो। और अगर मैं आगे चलूँ, हमारा 12th क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रेसिडेंट रूल, आपको पता है 356 आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगता है, 352 में कौन सा लगता है, 360 में कौन सा लगता है, आप मेरे को बताओ, ठीक है। अब हरियाणा का जो प्रेसिडेंट रूल है उसके बारे में बोल रहा है कि हरियाणा में कब कब इंपोज किया है। प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज इन हरियाणा एग्जैक्टली 3 टाइम्स, कि बिल्कुल भाई 3 दफा एक बार लगाया गया है। एक बार 1967 में लगाया था, फिर 1977 में लगाया था, फिर 1991 में लगाया था, ठीक है, 3 बार लगाया गया, बिल्कुल सही है। फिर स्टेटमेंट बोल रहा है पहली बार फर्स्ट इंस्टांस ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन हरियाणा, पहली बार जब लगा था 1967 में, जिसके अंदर राव बीरेंद्र सिंह की जो गवर्नमेंट थी, संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट, इसको गिरा दिया गया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके अंदर जब आया राम गया राम की राजनीति चल रही थी हमारे यहाँ, जिसके अंदर डिफेक्शन हो रहा था कि एक पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी में लोग भाग रहे थे, हालांकि इनके पास मेजोरिटी थी वीरेंद्र राव जी के पास, मगर फिर भी इनकी सरकार को गिरा दिया गया। गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी कि फ्रीक्वेंट ये लॉयल्टी चेंज हो रही है एंड डिफेक्शन हो रहा है, तो सरकार ने वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। और 1967 में जो है वीरेंद्र सिंह की गिरी थी। 1977 में बीडी गुप्ता यानी कि बनारसी दास गुप्ता, बीडी गुप्ता की सरकार गिरी थी भाई 1977 में। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये इमरजेंसी के बाद वाला दिन है, ठीक है, तब उनकी गिरी थी। 1991 में ओम प्रकाश चौटाला
ओम प्रकाश चौटाला जी जो थे हमारे अभी स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जो है हमारे सीएम थे, उनकी सरकार गिराई गई थी। इनका रीज़न ये दिया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया। आर्टिकल आपका 365 के अंदर वो बोलता है ना कि भाई ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, सॉरी 356 उसके अंदर, तो एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह वो सब इशू कारण रहे थे। तो ये हमारी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब हम चलते हैं भाई 13 क्वेश्चन के अंदर। 13 क्वेश्चन बोल रहा है जे सी शाह कमीशन बनाया था 1966 के अंदर। बिल्कुल बनाया था भाई। किस लिए बनाया था, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का विभाजन करना था। तो विभाजन करना आपको पता है कि 1 नवंबर 1900 हमारा हरियाणा दिवस मनाया जाता है तब से। तो उससे पहले जो कोई कमीशन तो बनाया होगा जो इन दोनों को सेपरेट करेगा, हरियाणा और पंजाब को। तो वो जे सी शाह कमीशन था। अब इस कमीशन के अंदर अनएनिमसली रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ चंडीगढ़ एंड खरड़ तहसील इनटू हरियाणा। ये बोल रहे हैं कि अनएनिमसली यानी कि बिना किसी अवरोध के जो भी इसके अंदर मेंबर थे। पहली बात ये कमीशन है, कमीशन के अंदर मेंबर थे, 3 मेंबर थे। 3 मेंबर कौन कौन थे भाई, एक तो जेसी शाही था, ठीक है, एक तो जेसी शाह थे। दूसरा था आपका क्या नाम रहता है उनका, एस दत्त रहते हैं, ठीक है, एक रहते हैं एस दत्त रहते हैं। और तीसरा आपका जो है फिलिप रहते हैं, फिलिप। अब इन तीनों ने बोला था 2:1 वर्डिक्ट से, 2:1 वर्डिक्ट से दिया था, अनएनिमसली नहीं दिया था। अनएनिमसली तब होता जब वो 3-0 से वर्डिक्ट देते, 2-1 से वर्डिक्ट दिया था इसके अंदर कि भाई हरियाणा के अंदर जो है यूटी, खरड़ और चंडीगढ़ को मिला दिया जाए। तो एक तरह से अनएनिमसली नहीं बोला था। जो एस दत्त जो थे, इन्होंने बोला था कि ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया था कि इट शुड गो टू पंजाब। एस दत्त का मानना था कि ये पंजाब को जाना चाहिए, ना कि हरियाणा को। तो अनएनिमसली नहीं बोला था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। 1961 का जो सेंसस हुआ था, लिंग्विस्टिक सेंसस ऑफ हरियाणा, इसके अंदर बोला कि हिंदी स्पीकिंग मेजोरिटी इन बोथ चंडीगढ़ एंड खरड़ तहसील। बिल्कुल सही बात है। इसी बात पे तो जे.सी. शाह बोल रहे थे कि हरियाणा के जो ये एरिया जो है आपके चंडीगढ़ और खरड़ तहसील, जब 1960, आपको पता है कि अभी भी सेंसस चल रहा है, तो सेंसस के अंदर भी हमें पता है कि भाई ये सारे ये नापते हैं कि कौन कौन सी भाषा बोलता है। तो इनमें पाया गया कि भाई ओवरली मेजोरिटी 70 से ऊपर 70-75% लोग जो है हिंदी बोल रहे हैं चंडीगढ़ और खरड़ के अंदर। तो इसलिए वो जे.सी. शाह ने बोला कि इसी डाटा का यूज़ करते हुए जे.सी. शाह ने बोला था कि भाई इनको हरियाणा के अंदर दे दो। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आपका कौन सा ठीक आ गया, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू 13 स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। अब 14 स्टेटमेंट पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन में बोलता है पथमढ़ 3 इसने पोस्टल सिस्टम दिया है जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर थे, वो उनके पोस्टल सिस्टम दिए कि वो कैसे कैसे काम करते थे। एक बात याद रखना, इनका जो पोस्टल सिस्टम है, इब्न बतूता ने बहुत लिखा है इनके बारे में, पोस्टल सिस्टम के बारे में दिल्ली सल्तनत के। आप मेरे को कमेंट में बताओ कि कब आया था इब्न बतूता। तो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके टाइम पे, आपको पता है कि बहुत सारे वो बने। अब पथमढ़ बोल रहा है, जैसे पथ का तो आप थोड़ा सा अंदाजा भी लगाते हैं ना कि पथ मतलब पैरों से चला होगा, प्यादा, ठीक है। तो पथ का मतलब ये नहीं होता कि होस्ट मतलब घोड़े से भेजना है। संदेश जो होता है, पोस्टल सिस्टम मतलब संदेश भेजना एक तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक। पथमढ़ का मतलब ये होता है फुट वाले, जो पैदल संदेश भेजा जाता है वो दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो उसको बोलते थे हम लोग पथमढ़, फुट पोस्टल सिस्टम बोलते थे। वो क्या करते थे कि एक जगह से जो दूसरी जगह भाग के जाते थे, और रनर्स होते थे, मतलब ये भाग के जाते और वो दे देते थे। उलक यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है। उलुक क्या है, उलुक रहता था आपको हॉर्स पोस्टल सिस्टम, कि घुड़सवारी पे जाके बंदा जो है उसको डिलीवर कर रहा है। इसको दवाक भी बोलते थे एक तरह से, कि ऑपरेटेड यूजिंग हॉर्सेज, ठीक है, एट इंटरवल ऑफ 4-5 माइल। ये तो पथमढ़ जो होते थे, क्योंकि ये भाग के देते थे, तो इनकी लिमिट रहती थी भाई 1-2 माइल का संदेश है तो भाग के दिया जाएगा। अब घोड़ों की भी कमी रहती थी, आपको पता है हमारे यहाँ घोड़े हमारे अरब से इतने लाए जाते थे पहले, तो घोड़े जो फिर वो 4-5 माइल के लिए घोड़ों का यूज़ किया जाता था क्योंकि दूरी ज़्यादा है। अच्छा, दावा का मतलब है मैसेंजर नहीं होता भाई, ये इनकरेक्टली मैसेंजर, दवाक भी बोलते हैं। मैंने पहले ही बताया इट्स अ पोस्टल स्टेशन। दावा को मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे क्या करते थे ये लोग कि भाई एक पोस्टल स्टेशन यहाँ बना दिया, एक पोस्टल स्टेशन यहाँ बना दिया, इतनी दूरी 2-2 माइल की दूरी पे पोस्टल स्टेशन बना दिए, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा ही आप जो है संदेशों को भेजते थे। इसको बोलते हैं दावा। पोस्टल स्टेशन को, रिले पॉइंट को, नोट द मैसेंजर थोड़ी ना, पथमढ़ था पैसेंजर, तो पथमढ़ था ना मैसेंजर। तो दावा जो है या दवक जो है वो हमारा मैसेंजर नहीं है। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी। तो नन ऑफ द पेयर इज करेक्ट। 14 का क्या आएगा, नन ऑफ द पेयर। बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने इसमें ओनली 1 मार्क किया है, मगर नन ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, ठीक है। इसमें बोला है कि कुछ फॉरेनर ट्रैवलर थे, उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के बारे में पूछा है। अब जो बर्नियर है, बर्नियर के बारे में बोल रहा है, डिस्क्राइब द एफिशिएंसी ऑफ पोस्टल सिस्टम। भाई मैंने आपको अभी तो बताया, इब्न बतूता बताता है एफिशिएंसी ऑफ पोस्टल सिस्टम, ठीक है। इब्न बतूता बताता है जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है कैसे कैसे पोस्टल सिस्टम होते थे, उलक दवा उनके लिए था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत आ गई, बर्नियर नहीं बताता भाई। कौन बताता है, इब्न बतूता बताता है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है इब्न बतूता ऑलवेज कंपेयर इंडिया विद सुपीरियरिटी ऑफ
यूरोप, ऐसा काम बर्नियर करता था। उल्टी स्टेटमेंट दी हुई है तो ये भी गलत होगी। उल्टी स्टेटमेंट दी हो ना। जो ये बर्नियर कौन था? फ्रैंकोइस बर्नियर, फ्रेंच फिजिशियन था ये, फ्रेंच का ट्रैवलर था, फ्रेंच ट्रैवलर था बर्नियर। तो इसने मुगल के बारे में बहुत डिटेल से लिखा है, औरंगजेब के बारे में भी बर्नियर ने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट है आपका अबुल फजल। अबुल फजल कंसीडर द लैंड रेम्यूनरेशन, लैंड रिवेन्यू एज रेम्यूनरेशन ऑफ किंगशिप। एक तो होता है कि भाई मैं टैक्स दे रहा हूँ, और एक होता है भाई मेरी सैलरी। जैसे मान लो आप टैक्स दे रहे हो, सरकार को टैक्स दे रहे हो, ये बोल रहा है जो टैक्स जो है सरकार का हक है, टैक्स सरकार की सैलरी है, टैक्स सरकार का क्लेम है, ना कि एक तरह से जैसे ना कि एक तरह से अलग से पेनल्टी है। तो अबुल फजल बोला कंसीडर लैंड एज अ रेम्यूनरेशन किंग और अ डिमांड मेनी एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द पीपल। राजा क्योंकि प्रजा को सिक्योरिटी देता है, इसलिए राजा का हक है कि वो सैलरी मांगे। तो अबुल फजल बोलते हैं कि लैंड रिवेन्यू जो मांगते हैं, कर भूमि के ऊपर कर, भूमि कर जो मांगा जाता था किसानों से, राजाओं द्वारा मांगा जाता था ना, अब तो किसानों के ऊपर कोई कर नहीं मांगते, पहले लैंड रिवेन्यू मांगते थे। तो जो मैं कर मांग रहा हूँ, राजा बोल रहा है कि वो कर जो है क्योंकि मैं तुमको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ उसके लिए है। ये अबुल फजल ने बोला था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो उसने बोला था कि क्योंकि राजा सिक्योरिटी देता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, उसके बदले में राजा को जो है एक तरह से रेम्यूनरेशन दो। रेम्यूनरेशन मतलब एक तरह की सैलरी है ये राजा की, रेदर देन टैक्स, टैक्स नहीं है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओनली वन पेयर इज करेक्ट। अगर मैं 16 पेयर देखूं, 16 पेयर क्वेश्चन के अंदर बेसिकली सूफी सल्तनत, सूफी का जो लिटरेचर थे, सूफी जो आपको पता है सूफी संप्रदाय रहता था हमारे यहाँ, ठीक है। तो बेसिकली सूफी क्या थे? हिंदुइज्म, और उसको मुस्लिम में आपको पता है कि सॉन्ग सुनना हराम रहता था। तो उन्होंने नया एक तरह से, क्योंकि जब भी दो कल्चर मिक्स होते हैं, हिंदुइज्म और मुस्लिम कल्चर मिक्स होकर सूफीज्म निकला, क्योंकि दो कल्चर इंटरमिंगल हो गए कि कुछ खासियत इनकी ली, कुछ खासियत इनकी ली, और सूफीज्म निकाल दिया। अब उसके अंदर क्या था? सियार उर ओलिया की कंपाइलेशन है, किताब का नाम है सियार उर ओलिया, ठीक है। इज रिलेटेड टू तजकियर्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तजकियार क्या होती है दोस्तों? ये बायोलॉजिकल अकाउंट है सूफी सेंट का। ताजकियार क्या है? सूफी जो सेंट रहते थे, जैसे आपको पता है निजामुद्दीन चिश्ती सूफी सेंट जो रहते थे, ठीक है। तो सियार उर ओलिया लिखी गई थी अमीर किरमानी द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तुजकियार वो रहते थे, बायोग्राफी रहती थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखूं, मकतूबत ए इमाम रबानी। मकतूबत ए इमाम रबानी, इसका मतलब होता है, मकतूबत का मतलब क्या होता है? लेटर्स और कॉरेस्पॉन्डेंस। मकतूबत का मतलब होता है लेटर्स, और इसका मकतूबत का मीनिंग कलेक्शन ऑफ रिटन लेटर्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो शेख अहमद शरहिंदी यानी कि इमाम रब्बानी, ये जो बंदा था इमाम रब्बानी, इसकी कलेक्शन है। एक बंदा था इमाम रब्बानी, एक तरह से सूफी में वो रहते हैं ना, सिलसिलात में लिखते रहते हैं, तो उसकी कलेक्शन थी। वो अपने डिसाइपल्स को बता रहा है, जो उसके चेले कंटेम्प्रेरीज रहते थे, तो उसके लेटर्स है, उसको बोलते हैं मकतूबत ए इमाम रब्बानी। इसके बाद है फवाद अल फोद, ये है मुल्फुजात। मुल्फुजात बोल रहे हैं कन्वर्जेशन ऑफ सूफी सेंट। बिल्कुल, आपको थोड़ा सा साउंड भी कर, फवाद करना, अपवाद अपवाद, वाद विवाद अपवाद, यानी कि एक तरह से बातें करना, कन्वर्जेशन करना, उससे भी आप इसको याद कर सकते थे। तो मुल्फ क्या बोलते हैं? फवाद का एक तरह से वही आता है सेंट, कन्वर्जेशन करना, सेइंग ऑफ ए सूफी सेंट्स। एक तरह से फवाद उल फोर्थ जो है एक तरह से बहुत ही लैंडमार्क टेक्स्ट माना जाता है। इसमें डेली कन्वर्जेशन होती थी जो सूफी सेंट अपने चेलों चपाटों के साथ करता था, चिश्ती सेंट जो निजामुद्दीन औलिया अपने चेले चपाटों के साथ करता था, उसका अकाउंट रहता है इसके अंदर। तो ये भी ठीक है, ऑल थ्री आर करेक्ट। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फेमस जो ट्रैवलर अकाउंट है, फॉरेनर ट्रैवलर्स थे, वो कब कब किस किस पीरियड में आए थे, ठीक है, वो कहाँ से आए थे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। दुराते बारबोसा विजयनगर अंपायर के अंदर आया था, इसके साथ मिला था कृष्णा देव राय से मिला था दुराते बारबोसा। पोर्चुगीज ट्रैवलर था कृष्णा देव राय, 1500 आपको पता है ना, 1500 शताब्दी में थे, और आपके फॉरेनर ट्रैवलर्स भी पोर्चुगीज से 1498 के बाद से 1510 में वो आपको पता है कि पोर्चुगीज ने ये वाला गोवा वाला एरिया हथिया लिया था। तो कृष्णा देव राय से पोर्चुगीज जो वो था, फॉरेनर ट्रैवलर था, वो मिला था, पोर्चुगीज था दुराते बारबोसा। इसने बहुत ही डिटेल्ड अकाउंट दिया है कृष्णा देव राय के बारे में। निकोलो दी कौंती इटली से था भाई, निकोलो दी कौंती इटलियन था, ये भी कृष्णा देव राय से, देवराय बंद से मिला था। निकोलो दी कौंती विजयनगर अंपायर के टाइम पे आया था। अफंसी निकितिन, ये रशियन था, रशियन मर्चेंट था ये, एक तरह से जैसे जो काम काज करने के लिए आते हैं ना। इसने भी अपनी डायरी लिखी है, जर्नी बियॉन्ड 3 सीज। इसकी डायरी का नाम है जर्नी बियॉन्ड 3 सीज, ठीक है। उसके बारे में इसने लिखा है 14, ये बहमनी किंगडम में आया था बेसिकली। तो बहमनी जो अंपायर था 1466 से 1472 के अंदर बहमनी, तो एक तरह से ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रैवल टू एंड डॉक्यूमेंट हिज रिकॉर्ड इन इंडिया। ये फर्स्ट था भाई,
मतलब बहमनी किंगडम, बाकी सारे तो ये फॉरेनर ट्रैवलर जो है बाद में आया ना, यूरोपियन वाले जो है, ये अल्फांसी निक्टिन जो है फर्स्ट ट्रैवलर माना जाता है जिसने भाई डॉक्यूमेंट किया अपनी इंडिया की विजिट को। वैसे तो इससे पहले बहुत भी थे, मगर एक मॉडर्न टाइम की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न टाइम के। वैसे तो गुप्ताज में भी आए थे। 18th क्वेश्चन में देखूं तो मैं 18th क्वेश्चन में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है, किसकी? विजयनगर फैक्ट की, विजयनगर का अंपायर की। अब हिरिया कैनाल, आपको पता है हिरिया कैनाल ही होती है, इसका वाटर वर्क्स के लिए यूज किया जाता था। जब इस कैनाल के अंदर जो पानी जो है तुंगभद्रा रिवर से आता था, तुंगभद्रा रिवर से पानी आता था, और वो एक तरह से सेक्रेड माना जाता था। इरिगेशन वैली जो है ये जो तुंगभद्रा से लाके कैनाल के थ्रू जो है सिंचाई की जाती थी उस एरिया की। तो एक है कमलापुरम, इसको बोला है प्लेटफॉर्म। भाई ये आपका गलत है। कमलापुरम होता है टैंक होता है, जैसे टैंक होते हैं ना, टैंक्स होते हैं, रिजर्वायर्स होते हैं, प्लेटफॉर्म नहीं होता। कमलापुरम जो 15th सेंचुरी में, आपको पता है कि जो विजयनगर अंपायर के अंदर, आप अगर विजयनगर अंपायर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप ये डेफिनेटली कर सकते थे। फर्स्ट ठीक आ गया। अमर नायक, ये मिलिट्री कमांडर रहता था विजयनगर अंपायर के अंदर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इनको कैसे पेमेंट की जाती थी कमांडर्स को? इक्ता सिस्टम से, जो कि कहां से इंस्पायर्ड था? विजयनगर ने कुछ चीजें दिल्ली सल्तनत से उठाई थी, इक्ता सिस्टम। तो वो वाली भी आप इससे रख सकते हो कि देवराय किंग के टाइम पे। तो ये वाली ठीक है। तो ओनली 2 पेयर आर करेक्ट, ठीक है, 1 इज इनकरेक्ट। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, 19th में बोल रहा है इसने ना कुछ डिवोशनल एस्पेक्ट लिए, साउथ इंडिया के डिवोशनल ट्रेडिशन लिया, उसको मैच कर रहा है। फर्स्ट बोल रहा है नलयरा दिव्या प्रबंधम। नलयरा दिव्या प्रबंधम इज अ कंपाइलेशन ऑफ शिवा हाइम्स इन तमिल लैंग्वेज। पहली बात तो शिवा है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। देखो 2 टाइप के संत होते थे, एक अलवर संत रहते थे। अलवर जो है एक तरह से विष्णु भगवान को मानते थे, ठीक है। अगर ये जो है नलयरा प्रबंधम, ये तमिल टेक्स्ट है नो डाउट, मगर ये विष्णु भगवान से रिलेटेड है, शिव भगवान से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत आ जाएगी आपकी, शिवा से रिलेटेड नहीं है। अंदल जो एक विष्णु भगवान की प्रिय दासी थी, जो विष्णु भगवान से बहुत एक तरह से प्यार करती थी, या फिर उनकी सेवा करना, या फिर उनका मतलब उनको भगवान की तरह पूजना। तो भगवान ने उनके साथ बाद में जो है अपना उनको प्रिय दासी भी बोला कि मेरी प्रिय सखी भी बोला है। फीमेल अलवर संत थी ये भी भगवान विष्णु की बिलव थी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है अंदल जो है, ठीक है। उसकी एक पोइट्री भी रहती है तुरुपवई, उसके अंदर उसने भगवान से अपना इंटेंस लव जाहिर किया कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये कुछ तवरम जो है भाई मेरे, ये शिवा हाइम्स है पहली बात तो, ठीक है। मैंने आपको बताया था अलवर संत रहते हैं जो विष्णु भगवान को, और एक रहते हैं नयनर रहते हैं शिव को। 2 टाइप के संत होते हैं ना, अलवर और नयनर जो रहते हैं शिवा टाइप के संत रहते हैं। पोइम्स ऑफ अपार संबंदर और सुंदरर, तो उसकी पॉइंट्स जो है बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो है तवरम जो है आपका एक तरह से कलेक्शन ऑफ हाइम्स है अबाउट शिवा, जो कि लिखी जाती थी नयनर सेन द्वारा, ठीक है, जिसमें 3 प्रोमिनेंट सेंट है, अपर, संबंदर और सुंदरर। तो बेसिकली ये आपका ठीक है। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट आई? 2 स्टेटमेंट आपकी करेक्ट आ गई। अब हम चलते हैं 20th क्वेश्चन के ऊपर। 20th में पूछा है भाई आपसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन वेलोसिटी, मतलब इसने क्या दे दिया कि टाइम ग्राफ दे दिया, ग्राफ के बारे में बोला पहली बात तो, ठीक है, कि सोशल जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोला है, ये टाइम डिस्टेंस ग्राफ बोला हुआ है, इंटरप्रेट करते हैं उसको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर मैं देखूं, ये है ग्राफ, वेलोसिटी v, टाइम ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे चलेगी लाइन, यानी कि वेलोसिटी कितनी रह रही है? हॉरिजॉन्टल का मतलब है ये वाली लाइन, वेलोसिटी सेम। देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, इसको t लिखो, इसको v लिखो। वेलोसिटी सेम रह रही है। इस मान लो 5 मिनट है तब भी मान लो ये वाली जो पॉइंट है 10 किलोमीटर स्पीड है, 5 मिनट पे भी 10 किलोमीटर स्पीड है, 10 मिनट बाद भी, 20 मिनट बाद भी सेम स्पीड रहती है। तो एक्सेलरेशन नहीं हुआ ना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि स्पीड का बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना, तो जीरो एक्सेलरेशन रहा ना हॉरिजॉन्टल टाइम ग्राफ में, तो लेकिन सेम स्पीड रहती है, बिल्कुल सही स्पीड है। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसके अंदर स्पीड क्या रहती है? कॉन्स्टेंट स्पीड रहती है। लीनियर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद नॉन जीरो स्लोप, अगर मान लो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो भाई कैसे बनाऊंगा मैं इसका ग्राफ आपको दिखाता हूँ कि भाई मैंने ये ग्राफ लिया, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं लीनियर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद नॉन जीरो स्लोप। स्लोप क्या होना चाहिए? स्लोप पता है कि आपको एक्स एक्सिस से जो एंगल रहता है, अगर कोई भी लाइन जो है, मान लो ये v है और ये t है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोला इसने, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, v से वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना दिया, नॉन जीरो स्लोप है, यानी कि स्लोप जो है थोड़ा सा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, v वाली से। अब क्या ये यूनिफॉर्म है? देखो अगर मान लो यहां पर स्पीड थी 5,
अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी 10, एक्स एक्सिस में तो ऐसे ऐसे जाऊंगा तो बढ़ेगी ना स्पीड, तो यहाँ पर 15, यहाँ पर, तो यार यूनिफॉर्म रह रही है क्या यार, ये यूनिफॉर्म नहीं रह रही ना, स्पीड तो बढ़ रही है, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत होगी। तीसरी स्टेटमेंट बोल रहा है कर्व्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि भाई कर्व्ड, इसने बोल दिया कर्व्ड है, टाइम ग्राफ क्या है, कर्व्ड है। कर्व्ड का मतलब एक तरह से कर्व्ड क्या होता है, ये कर्व बन गई, इसका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको बताया था कि स्पीड सेम नहीं रहती, स्पीड जो है वेरी करती रहती है, ठीक है। अब देखो स्पीड वेरी करने का मतलब क्या है भाई, मान लो अगर मेरी स्पीड सेम है, स्पीड सेम है तो इसका मतलब क्या है कि मैं 1 घंटे में सिर्फ मान लो 5 किलोमीटर ही ट्रैवल करता हूं, तो अगले घंटे में भी 5 किलोमीटर ट्रैवल करूंगा, यही तो मतलब है यूनिफॉर्म का। मगर नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि 1 घंटे में 5 ट्रैवल कर रहा था, दूसरे घंटे में जो मैं है पहले 5 कर रहा था अब मान लो 10 करने लग गया। अब ये तो यही तो बोल रहा है टाइम, और देखो कर्व पाथ बन गया, पहले मैंने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की थी सपोज करो इतने टाइम में, अब मैं थोड़ा सा टाइम और बढ़ा, टाइम इतना बढ़ा तो इतनी ज्यादा करने लग गया डिस्टेंस ट्रैवल, तो ये यूनिफॉर्म ही तो हुआ, तो मेरी क्या होगी ओनली 2 पेयर्स। आज क्वेश्चन में बोला है इफ अ कॉपर एंड अ नाइक्रोम वायर, एक कॉपर की वायर है और एक नाइक्रोम की वायर है जिसकी सेम लेंथ है, ठीक है, सेम लेंथ है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी कि सपोज करो ये वायर थी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है दोनों वायर का, ठीक है, और सेम करंट फॉर सेम टाइम, इसके अंदर से करंट जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर से करंट जा रहा है सेम टाइम के लिए, सपोज करो 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के T1 के लिए और T1 के लिए, T1 टाइम के लिए जा रहा है एट रूम टेम्परेचर, देन बोथ विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। आपको पता है हीट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हीट का फॉर्मूला होता है H = I²RT। इसका मतलब है हीट किसके ऊपर डिपेंड करती है, आई के ऊपर, आर होता है रेजिस्टेंस के ऊपर, टाइम होता है टाइम, टी होता है टाइम के ऊपर, यानी कि कितने समय तक मैं वो करंट गुजार रहा हूँ। अब आई दोनों में सेम है, ठीक है, टी दोनों में सेम है, मगर आर दोनों का अलग हो गया, क्योंकि एक कॉपर की वायर है एक नाइक्रोम की वायर है, दोनों वायर अलग होगी ना, तो उसके अंदर क्या हो गया हमारा डिफरेंट हो गया, तो आर डिफरेंट हो गया, आर डिफरेंट हो गया, रेजिस्टेंस डिफरेंट हो गया, आर का मतलब रेजिस्टेंस डिफरेंस हो गया। तो भाई नाइक्रोम की वायर तो वैसे भी हम प्रेस में यूज करते हैं ना, प्रेस जो होती है जब हम प्रेस करते हैं कपड़ों को, उसमें आपकी ये नाइक्रोम की वायर लगी होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा गर्म कर पाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या वो सेम हीट कर पाएगी, नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी भाई, कॉपर की वायर और उसकी वायर सेम हीट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर पाएगी। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है इफ द करंट इन अ कंडक्टर इज डबल्ड एंड टाइम इज हाफ, मैंने आपको बताया था I²RT फॉर्मूला होता है, I²RT फॉर्मूला होता है H = I²RT। अगर बोल रहा है करंट को तो मैंने डबल कर दिया, करंट को क्या कर दिया 2I कर दिया, 2I का स्क्वायर कर दूं, और टाइम को कर दिया हाफ, हीट प्रोड्यूस बिकम डबल्स, आर का आर रहा, यहाँ पर आर का आर रहा, या ये वाला आई को मैंने 2I कर दिया, टी को मैंने क्या कर दिया हाफ कर दिया, T/2 कर दिया। तो इसको सोल्व करूंगा तो ये क्या बन गया, 2I का स्क्वायर क्या बन गया 4I² इंटू आर इंटू T/2, 2 से कैंसिल करूंगा तो 2, तो ये क्या बन गया 2I²RT, तो ये ट्वाइस आ गया ना इसका H = तो डबल होगी ना, सिंपल सी बात है, फिर तो डबल होगी। सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक आ गई, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या आ गई हमारी इस केस में ठीक आ गई, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, तो हमारा 21st क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम देखते हैं 22 क्वेश्चन के ऊपर। 22nd क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर मिक्सिंग कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, वो कंसेंट्रेटेड है, HNO3 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं, मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं। वाटर मस्ट बी एडिड स्लोली, एक ठीक है एक जार था उसके अंदर एसिड था, उसके अंदर बोल रहा है कि आपने क्या करा वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड किया हुआ है, ठीक है, मगर कभी भी ऐसा नहीं होता, एसिड के अंदर हम कभी भी वाटर ऐड नहीं करेंगे, एसिड के अंदर कभी भी वाटर ऐड नहीं कर सकते, वाटर क्योंकि जब हम वाटर ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर एकदम से फट सकता है, एकदम से वो क्या पता ग्लास भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि वो एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है अंदर, उसको थोड़ा सा भी पानी की बूंद मिली तो वो एक तरह से बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए हम जो है नेवर वी ऐड वाटर टू द एसिड, हम क्या करते हैं वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं, उसके अंदर एसिड डालते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट फॉर डाइल्यूशन सोलवेंट इज रिक्वायर्ड टू बी एडिड टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये तो टाइट्रेशन की डेफिनेशन बोल रहा है ना, डाइल्यूशन करना है। डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को जो कि जिसकी मात्रा कंसंट्रेटेड मतलब हाईली एसिडिक थी उसको लोअर एसिडिक में ले जाना, डाइल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं उससे, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना। तो उसमें हम क्या करेंगे सोल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, फॉर डाइल्यूशन सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट वो ठीक होगी कि मोर इजिली सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये भी देखो, हाँ इसमें कैच है कि इसके अंदर बोल रहे हैं कि फॉर डाइल्यूशन सोलवेंट इज रिक्वायर्ड। अब डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूट बाय एडिंग मोर सोलवेंट यूजुअली वाटर, ठीक है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट ठीक होगी, तो आपका आ गया आंसर क्या आ गया, फर्स्ट इज फॉल
फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। तो बेसिकली ये उसकी डेफिनेशन है, दिया हुआ है, ठीक है। 23rd के अंदर है कि इसने ना केमिकल फॉर्मूला दे दी, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला ये बोल रहा है कि CaO2Cl2, O2 नहीं होता भाई, CaOCl2 होता है। क्या होता है ब्लीचिंग का फॉर्मूला? CaOCl2, ठीक है। मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, भाई इसी के तो लिए हम यूज़ करते हैं ना ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग कैल्शियम ऑक्साक्लोराइड बोलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सॉरी, तो जर्म्स वगैरह को मार देता है। दूसरा है बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा आप घर में यूज़ करते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो भाई अगर एक तरह से हम बेकिंग सोडा को फायर एक्सटिंग्विशर मतलब सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की फॉर्म में भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी एक तरह से ठीक हो गई, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट बोल रहा है कि वॉशिंग सोडा, सॉरी ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है ना, वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं? Na2 सोडियम कार्बोनेट। अब ये क्या करते हैं? रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हम वॉशिंग सोडा का मतलब है कि भाई जो आपके घर में सर्फ है, सर्फ हम इसलिए ही डालते हैं, सर्फ एक्सेल वगैरह जो भी है, ताकि हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर बन सके। हार्ड वाटर के अंदर आप कपड़े नहीं धुल सकते हो, कपड़े धुलाई नहीं हो सकती है, तो वो इसलिए हम वॉशिंग सोडा डालते हैं। तो ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं 24th क्वेश्चन के ऊपर। 24th क्वेश्चन के अंदर बेसिकली वो आपकी इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में पूछ रहा है, और उसका वो बोल रहा है कि क्या उसकी वो है कि गाली अमेंडमेंट। आपको बताना है कि गाली अमेंडमेंट फेजिंग डाउन ऑफ HFC है कि नहीं है। पहली बात कि गाली अमेंडमेंट कब आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसके अंदर बोला गया था कि हम इसकी HFCs की प्रोडक्शन कम करेंगे, क्योंकि ये क्या करती है? ओजोन को डिप्लीट कर देती है HFC। तो ग्लोबली एक कन्वेंशन आया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में डिसाइड किया कि हम HFC का जो पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है उसकी प्रोडक्शन हम कम करेंगे। ये रेफ्रिजरेटर्स में होती है, एसीज वगैरह में होती है, ताकि हम हमारी ओजोन लेयर की परत को एक तरह से सेफली कर सके। उसके लिए किगाली अमेंडमेंट लाया गया, जिसके अंदर HFCs को इंक्लूड करा गया, ठीक है। तो ये हमारी ठीक है आपकी स्टेटमेंट, ठीक है। बेसिकली फेस डाउन ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन HFCs के लिए ही हमने डिज़ाइन की थी। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था क्या? बिल्कुल 2015 में आया था पेरिस एग्रीमेंट। एक तरह से लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है पेरिस एग्रीमेंट, यहाँ ध्यान रखना, ऑन क्लाइमेट चेंज। एक अगर मैं बात करूँ 196 कंट्रीज ने अडॉप्ट कर चुकी है। अभी जैसे फेमस जो UNFCCC की जो कोप रहती है, UNFCCC की जो कोप मीटिंग रहती है, उसमें COP 21 के अंदर 2015 के अंदर ये आया था पेरिस एग्रीमेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी हमने डिस्कस किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या कर रहा था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली ओजोन लेयर के लिए था ना, ओजोन लेयर के लिए प्रोटेक्शन के लिए था। तो क्या ये बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए? नहीं, बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए क्या था? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये स्टेटमेंट गलत आ गई, आपका ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन इकोसोक, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब ये एक यूनाइटेड नेशन की ही एजेंसी है इकोसोक, जैसे UN जनरल असेंबली होती है और UNSC होता है, इसी तरह इकोसोक भी एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। मेंबर्स आर इलेक्टेड बेस्ड ऑन रीजनल प्रेजेंटेशन, कि इसके अंदर जो मेंबर जो इलेक्ट किए जाते हैं वो रीजनल प्रेजेंटेशन बिल्कुल किए जाते हैं। इकोसोक के अंदर बेसिकली 54 मेंबर होते हैं, 54 मेंबर होते हैं। इसमें मतलब अलग अलग एरिया के लिए सीट अलग है, अफ्रीकन रीजन के लिए, यूरोपियन रीजन के लिए, ठीक है, लैटिन अमेरिकन कैरेबियन रीजन के लिए अलग अलग रीजनल बेस पे सीट अलोकेट की जाती है, बिल्कुल ठीक है। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड अंडर द एशिया पैसिफिक ग्रुप फॉर द टर्म 26-28, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है, क्योंकि इंडिया को ऐड किया गया है, मगर इंडिया को ऐड किया गया है 2025 से लेके 2027 वाले टर्म के लिए, ना कि 26 से 28 वाली के लिए। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। इकोसोक इज अ सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। भाई मैंने अभी तो बताया इकोसोक एक स्पेशलाइज एजेंसी है। देयर आर 6 एजेंसीज इन यूनाइटेड नेशन, जिसके अंदर UNGA है, UNSC है, इकोसोक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसका सेक्रेटेरिएट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, ये 6 एजेंसी आपकी रहती है। तो सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का थोड़ी ना सदस्य है एक तरह से वो, तो आपका इसमें ओनली 1 आएगा। नेक्स्ट देखूं मैं, इसके अंदर बोल रहा है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC एम्स टू एनहांस कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर मान लो ये इंडिया है और हमें जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके यहाँ पर जाना पड़ता था। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आपको पता है भाई ईरान और इजराइल के वॉर की वजह से ये डिस्प्यूट चल रहा है। ये अफ्रीका है, ये आपका यूरोप है, और ये एशिया है, यहाँ पर इंडिया था। तो हमने क्या किया, दुबई के साथ मिलकर, UAE के साथ मिलकर और इजराइल वगैरह के साथ मिलकर, कि वहाँ से इजराइल से होते हुए हम यूरोप जाएंगे। मगर इसमें ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस नहीं करनी IMEC के अंदर। इसके अंदर हम बेसिकली UAE सऊदी अरेबिया का साथ ले रहे हैं, और उनकी हेल्प से हम वो एक तरह से ओशन को क्रॉस कर रहे हैं। तो हमारी कनेक्टिविटी, हमें जो है माल बेचना है हमारा, तो हम वहाँ हमारे पर माल बेच सकें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब IMEC इंक्लूड बोथ रेल एंड मैरीटाइम। भाई मैरीटाइम तो आएगा ही, अरेबियन सी आ गया बीच के अंदर, मैरीटाइम तो आएगा। रेल भी आती है, सऊदी अरेबिया के अंदर कुछ कुछ कंपोनेंट है वो रेल से, शिप या रेल से जाएगा।
तो मिक्स कंपोनेंट है ये, ठीक है, ये भी ठीक है। चाइना इज नॉट अ फाउंडिंग पार्टिसिपेंट ऑफ द आईएमसी, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। चाइना ने क्या बनाया हुआ है अपना, बीआरआई बनाया हुआ है, इसी को टक्कर देने के लिए तो आईएमईसी आया था। तो चाइना इसका फाउंडिंग मेंबर हो गया तो फिर क्या, वो तो फिर सारा ट्रीटी खत्म हो जाएगी। तो चाइना इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर। तो ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है, तीनों स्टेटमेंट ऑल 3 आर करेक्ट आएगा इसके अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं 27th क्वेश्चन के ऊपर। 27th क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंडिया हैज कमिटेड टू अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय 2070। मोदी जी गए थे, कोप की मीटिंग थी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, तो वहां पर अनाउंस किया कि भाई हम जो है बाय 2070 तक इंडिया विल बी नेट जीरो, यानी कि हमारा जो कार्बन एमिशन होगा CO2 का, क्योंकि हमारे व्हीकल्स भी करते हैं, वो सारा एमिशन जो होगा उसका नेट एमिशन, यानी कि जो हम रिलीज कर रहे हैं उतना ही हम प्लांट्स के द्वारा ऑब्जर्व कर लेंगे, तो नेट जो होगा हमारा जीरो होगा बाय 2070। ये इंडिया ने कमिटमेंट दिया हुआ है जब मोदी जी गए थे। कोप 26 में दिया था, याद रखना, कोप 26 में दिया था, ग्लासगो 2021 के अंदर ये कमिटमेंट दिया था। अब जो एनडीसी रहती है, एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आर सबमिटेड अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। मैंने आपको क्या बताया था, पेरिस एग्रीमेंट एक तरह से बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जिसके तहत हमने ये डिसाइड किया गया है कि भाई कैसे हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज करें। उसके तहत हर एक देश जो है अपनी एनडीसी देता है, यानी कि कमिटमेंट देता है कि मैं ये कंट्रीब्यूट करूंगा पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट ठीक है। तो 2020 के बाद से हर एक कंट्री को एक तरह से अनिवार्य रहता है कि भाई ये एनडीसी जारी करें। एनडीसी टारगेट आर लीगली बाइंडिंग अंडर द इंटरनेशनल लॉ। भाई कोई भी इंटरनेशनल लॉ हो, लीगली बाइंडिंग इतना मतलब, क्योंकि एनडीसी आप कोई फंडिंग कर रहे हो, हमें कोई मतलब डेवलप्ड कंट्री हमें फंडिंग कर रहे हैं कि हम उनको बोल दें कि हम लीगली बाइंडिंग टारगेट रखेंगे। अब इसके अंदर भाई कार्बन की प्रोडक्शन भी, मतलब कोल की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। क्या आप हमें फंडिंग दे रहे हो? अगर आप हमें फंडिंग देते बहुत तगड़ी वाली तो हम बोल भी देते भी हम लीगली बाइंडिंग, आप हमें फंडिंग दे रहे हो ना, तो कोई अच्छी खासी फंडिंग आ रही है भाई, हम कोल की प्रोडक्शन, कोयला हमारे लिए जरूरी है, ईंधन हमारे लिए जरूरी है, तो हम उसकी वजह से इसको नहीं कर सकते। तो ओनली 2 पेयर इज करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चीता एम्स टू री इंट्रोड्यूस चीता इनटू इंडिया आफ्टर देयर एक्सटिंक्शन। कि जो चीता लुप्त हो गई थी, चीता की प्रजाति लुप्त हो गई थी, जो उसको टारगेट करने के लिए हमने लेकर आए प्रोजेक्ट चीता। 2022 में हमने एक तरह से लगभग 70 साल बाद जो है एक हमारा फर्स्ट जो एक्सटिंक्ट हुआ था 1952 में एक्सटिंक्ट हुआ था चीता, और हमने 70 साल बाद जो है 2022 में प्रोजेक्ट चीता का ये वो किया, और वहाँ से नामीबिया से अफ्रीकन कंट्रीज से, साउथ अफ्रीका से, वहाँ से हमने चीता लेकर आए और कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के MP में हमने वो रखे। तो ये बिल्कुल ठीक है। प्रोजेक्ट इज इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब ये चीता है, ये टाइगर है, दोनों में डिफरेंस होता है, मगर इसकी जो बॉडी है वो NTC ही कर रही है, मध्य प्रदेश के एक तरह से वहाँ पर हमने कूनो नेशनल पार्क में लगाए थे। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अब हम चलते हैं 29th स्टेटमेंट के ऊपर। 29th क्वेश्चन में बोल रहे हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद हाई सिस्मिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहाँ पर होती है भाई? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होती है आपकी ये जो जापान वाला एरिया है, जापान से लेके जो पैसिफिक ओशन है, सपोज करो ये है, ये था चाइना वगैरह आ गया, यहाँ पर इंडिया आ गया, ये इंडोनेशिया वगैरह आ गया, ये जो एरिया है पैसिफिक ओशन का, यहाँ पर अमेरिका आ गया, यहाँ पर साउथ अमेरिका आ गया, ये जो एरिया है यहाँ पर रहती है एक्टिव पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो एसोसिएटेड विद हाई सिस्मिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी, यहाँ पर क्या है, वोल्केनिक एक्टिविटी, बार बार भूकंप आना, ये सब चीज़ें आना एक तरह से आम बात है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। इट इज़ लोकेटेड अलोंग द इंडियन ओशन कोस्ट लाइन। भाई अभी तो बताया इंडियन ओशन कहाँ पर है, यहाँ पर है इंडियन ओशन भाई, हिंद महासागर, ये है पैसिफिक ओशन, इसके अलोंग रहती है। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग आ गई। तो अगर मैं देखूंगा तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, इसका सी आ गया आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं 30th क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन ओशियन सरफेस इज रिकॉर्डेड एट इक्वेटर। आपको पता है अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। हाईएस्ट टेम्परेचर आपको पता है कि धूप सबसे ज़्यादा जो पड़ती है इक्वेटर पे ही पड़ती है, ठीक है। मगर एक बात ध्यान रखना, चाहे धूप वहाँ पर ज़्यादा पड़े मगर बारिश भी ज़्यादा होती है यहाँ पर। क्लाउड्स की धूप पड़ने से जो भाप बनेगी, पानी उठेगा, उधर वो क्लाउड्स बनाएगा तो रेन भी यहीं पर करेगा। उस रेन की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर ट्रॉपिक्स में मिलता है, थोड़ा बहुत इस एरिया में मिलता है, इक्वेटर पे नहीं मिलता। ये बात आपकी बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। अब बोल रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ओशन इज रिकॉर्डेड ऑन देयर सरफेस। आपको पता है एक लाइन होती है थर्मोक्लाइन। एज यू गो डीपर, जब आप ओशन के जितना भी नीचे जाते हो ना, तो टेम्परेचर जो है ड्रॉप होने लग जाता है। पानी बहुत ठंडा सा दिखने लगता है। जब आप बिल्कुल बॉटम पे चले जाते हो तो और भी कोल्ड वाटर आता है। ये कोल्ड वाटर क्यों होता है? इसके लिए आपको ओशन करंट सर्कुलेशन पढ़ना पड़ेगा, ओशन करंट सर्कुलेशन, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको देखनी होगी। तो मैक्सिमम टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड ऑन देयर सरफेस, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर मैं इसका देखूंगा तो सेकंड इज करेक्ट, और कौन सा ऑप्शन ठीक आ गया? फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। अच्छा,
31st क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि कुछ कुछ ये प्लेस दे दिए इसने और उसके मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बोल रहा है। फर्स्ट बोला इसने कुद्रेमुख, आयरन और कर्नाटका, भाई कुद्रेमुख आयरन और कर्नाटका। और दूसरा बोला इसने बालाघाट, बालाघाट मैंगनीज मध्य प्रदेश और कतनी बॉक्साइट छत्तीसगढ़। कुद्रेमुख एक आयरन और है, बिल्कुल है कुद्रेमुख आयरन और ये कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। कुद्रेमुख इज द लार्जेस्ट आयरन और, मतलब एक तरह से वो रहता है। इसका मीनिंग क्या होता है कुद्रेमुख, मतलब मुख आपको, मुख मतलब फेस, कुद्रे मतलब हॉर्स, हॉर्स के फेस के आकार का जो माउंटेन रहता है, तो माउंटेन की पीक जो रहती है उसलिए हम उसको बोलते हैं कुद्रेमुख। ये आयरन और कर्नाटका में है, ठीक है, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। बालाघाट, बालाघाट कहाँ पर है भाई, एमपी के अंदर है, बिल्कुल है, मैंगनीज पाया जाता है। बालाघाट फेमस ही इसीलिए है, बहुत ही हाई क्वालिटी का मैंगनीज वहाँ पाया जाता है कि इंडिया का मतलब एक तरह से सिग्निफिकेंट पोर्शन वहीं से मिलता है। और वहाँ पर है भारवेली माइन, भारवेली माइन है, माइंस है, भारवेली माइंस वहाँ पर मिलता है, तो बिल्कुल ठीक है। कतनी, कतनी बिल्कुल बॉक्साइड से रिलेटेड है, ठीक है। कतनी इज इंडीड अ मेजर, मतलब कि बॉक्साइड का प्रोडक्शन है, मगर वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। बॉक्साइट और मैंगनीज जो है एक तरह से एल्यूमिनियम वाली जो ये धातु है जो वो एमपी में ही पाई जाती है आपका, ठीक है, एमपी में लोकेटेड है, ठीक है, नॉट छत्तीसगढ़, मतलब वो एमपी के बॉर्डर पे है। जैसे मान लो ये एमपी है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, इधर लोकेटेड है कतनी जो है, बॉक्साइट की माइंस जो है वो सारे, मतलब आपका अमरकंटक हिल से आ जाते हैं ना यहाँ पर, अमरकंटक हिल्स में वो आपका मेकाल हिल्स और बिलासपुर, वो कतनी एरियाज जो रहता है वो आपका यहाँ पर रहता है बॉक्साइट का, ठीक है। तो ये गलत होगी, तो ओनली कौन सा ऑप्शन आएगा, ओनली आपका ये वाला, ओनली 2 इज करेक्ट। बालाघाट और कुद्रेमुख वाला क्वेश्चन ठीक है, बाकी क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 32nd क्वेश्चन के ऊपर। इसमें बोला है कि एक क्वेश्चन दे दिया आपको, उसमें एक टेबल प्रोवाइड किया है और नोमैडिक लाइफ के बारे में कंपेयर करना है, ठीक है। टाइप ऑफ फार्मिंग, कि किस टाइप की फार्मिंग है, नोमैडिक हर्डिंग, नोमैड्स होते थे जो गायें पशु चराते थे, अपने एक स्थान से जाके दूसरे स्थान पर चराते थे। ये एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है, मतलब कि पुराने प्रिमिटिव जो ट्राइब्स होती थी ना, एक तरह से वही फॉलो करती थी नोमैडिक हर्डिंग, तो ठीक है भाई, जो अपने एनिमल्स को चराते थे क्लोथिंग शेल्टर्स के लिए, उनकी वूल ले लेना। तो सहारा, एशियन डेजर्ट्स, बिल्कुल ठीक बात है, नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया के अंदर भी और अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी पाई जाती है नोमैडिक हर्डिंग, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, भाई कमर्शियल ग्रेन कौन सा होता है, ठीक है, आपको पता है वीट है, कॉर्न है, एक तरह से बार्ली है, ये आपके जो है मतलब मैकेनाइज फार्मिंग के अंदर आती है, ठीक है। एक्सटेंसिव बोला इसने। इंटीरियर पार्ट ऑफ सेमी एरिड लैंड्स ऑफ मिड लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड कौन सा है भाई, ये है आपके इधर मिड लैटिट्यूड। अब इधर आते हैं, आपको पता है मिड लैटिट्यूड पे क्या आते हैं, यहाँ पर परेरीज, पंपाज, परेरीज कहाँ पर होते हैं, परेरीज तो हमारे नॉर्थ अमेरिका में होते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। और यहाँ पर यूरोप की बात करूँ तो यहाँ पर स्टीप्स आ जाते हैं, और पंपाज आपके अर्जेंटीनाज में आ जाते हैं, पंपाज जो है अर्जेंटीना में आते हैं। तो एक वेल्स भी होता है, तो बिल्कुल ठीक है, मतलब कोई स्टेटमेंट में डाउट नहीं है। सेमी एरिड लैंड रहता है मिड लैटिट्यूड के अंदर, हमें देखने को मिलता है कि एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, अब मेडिटेरियन एक तरह से यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यूरोपियन का जो क्लाइमेट रहता है ना, मेडिटेरियन ओशन वहीं पर पाया जाता है। तो ये उसकी कोस्ट के ऊपर, मतलब अफ्रीका की कोस्ट के ऊपर, वेस्टर्न एशिया और उस तरह से, मतलब मेडिटेरियन कोस्ट का वो एरिया है, वहाँ से भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे यहाँ आता है। इट इज़ नॉन फॉर विटीकल्चर, मतलब जो वहाँ पर विंड बहती है ना, वो ग्रेप्स की राइपनिंग में सहायता करती है, ग्रेप्स राइपन में, विटी होता है मतलब ग्रेप कल्टिवेशन, एक तरह से वो ग्रेप से वहाँ पर वाइन बनती है। इसलिए यूरोप जो है हमेशा हम इंडिया को बोलते हैं कि जब भी हम FTA साइन करते हैं इंडिया के साथ, वो पहली शर्त क्या रखता है कि भाई हमारी वाइन को भी अलाउ करो इंडिया के अंदर। तो मेडिटेरियन कोस्ट एग्रीकल्चर इन यूरोप में है, ईरान में है क्या, ईरान में नहीं है, कनाडा में भी नहीं है भाई। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ कहाँ पाया जाता है, USA में पाया जाता है, कैलिफोर्निया एरिया, ठीक है, चिली वाले एरिया में पाया जाता है, एक तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट जो है, ऑस्ट्रेलिया में भी हमें पाया जाता है। तो बेसिकली क्या आएगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग, ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन के अंदर अगेन हमें जो है इसने बेसिकली कुछ हिली माइंस के बारे में बोला है कि आयरन ओर की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इन ओडिशा हाई ग्रेड हेमेटाइट और, मैग्नेटाइट और होती है, एक हेमेटाइट और होती है। हेमेटाइट जो होती है एक तरह से हाई ग्रेड रहती है। इज फाउंड इन बादाम पहाड़ माइंस, बादाम पहाड़ माइंस कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर, ओडिशा के अंदर ही। आप ये याद रखो कि भाई बादाम पहाड़, कच्चा बादाम गाना जो था वहीं से बना था, ठीक है। तो ओडिशा में जो है वहाँ पर पाई जाती है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मयूरभंज आपने सुना होगा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है ओडिशा के अंदर है, ठीक है। वहाँ पर हाई ग्रेड की हेमेटाइट और पाई जाती है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट आर फाउंड इन बेलाडेला रेंज ऑफ हिल्स इन झारखंड।
भाई पहली बात तो इसने मतलब कि बेला डेला हिल्स कहाँ पर है? बेला डेला हिल्स छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, ना कि झारखंड के अंदर है। ठीक है, तो वो भी एक तरह से बेला डेला हिल्स भी फेमस है, वहाँ पर हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर के लिए, आयरन की। और बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमाकुरु बेल्ट इन कर्नाटका हैज़ लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर। ये भी ठीक स्टेटमेंट है, कर्नाटका में भी पाई जाती है, गोवा के भी कुछ कुछ एरिया में जो हमें आयरन के डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट ठीक है, बस आपकी ये वाली स्टेटमेंट गलत है कि यहाँ पर जो है झारखंड की जगह छत्तीसगढ़ आएगा। आपका ये वाला एरिया जो है, ये वाली कंपोनेंट गलत हो गया, तो आपकी ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट आ जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रेडिशनल हरियाणा ऑर्नामेंट, जो हरियाणा की महिलाएं या फिर जो भी ऑर्नामेंट पहनती है, एंड देयर बॉडी पार्ट, किस पार्ट में वो पहनती है? पुरली। पुरली भाई एक ऐसा स्मॉल स्टड लाइक ऑर्नामेंट रहता है, जैसे नोज पिन होता है ना, हमारे यहाँ वुमेन्स पहनती है। तो पुरली सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कोई वो नहीं था। हसला, हसला इसको हंसली भी बोलते हैं एक तरह से, हसला को ना हंसली भी बोलते हैं एक तरह से। ये नेक में रिंग होता है ना, जो नेक होती है, वुमेन होती है जो नेक में रिंग पहनती थी, वुमेन जो होती है पुरानी हमारी वुमेन जो होती है वो नेक में रिंग पहनती थी, तो उसको हम हसला बोलते हैं एक तरह से। तो मतलब इट इज़ मतलब थोड़ा सा रिजिड रहता था एंड तक, तो उसमें थोड़ा ये बहुत ही टाइट रहता था एक तरह से, काफ़ी हसला जो है पहनने में। आपने कभी कभी देखा होगा पुरानी औरतों को, अभी तो काफ़ी प्रचलन इसका कम हो गया। कड़ी, कड़ी और करी। जो एंकल होता है, जो हमारा टकना होता है, जैसे हम पायल पजेब वगैरह पहनते हैं, ये भी एक तरह से सिल्वर की रहती है, सिल्वर बैंगल्स रहती है। एंकलेट जो होती है वही वहीं पर जो है हरियाणवी वुमेंस में यूजली पहनती हैं, इसको कड़ी बोलते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है हमारा। छज, छज जैसे आपको लग रहा होगा, छज जैसे छज बनाना सिर के ऊपर, यानी एक तरह से जैसे मांग टीका होता है ना, आपने मांग टीका सुना होगा कि जो मैरिड वुमेन है वो मांग टीका पहनती है, तो सिमिलर ही एक तरह से मांग टीका की तरह का रूप ही होता है ये। वो भी छज होता है, वो फोरहेड में पहना जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो चारों स्टेटमेंट ठीक है, 1 2 3 4 आर करेक्ट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूनिकली आइडेंटिफाइज लूर डांस ऑफ हरियाणा। पहली बात तो लूर डांस हरियाणा का है। लूर का मतलब क्या होता है? लूर का मतलब होता है गर्ल, लड़की या वुमेन से रिलेटेड है। लूर डांस के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक जैसे आप अंताक्षरी देखते हैं ना, हम अंताक्षरी खेलते थे, आज के टाइम में हम मॉडर्न टाइम में ऐसे बोलते हैं अंतराक्षरी खेलना, मगर पहले क्या होता था, होली के टाइम पे वुमेन जो होती है 2 गुटों में बढ़ जाती थी और वो आपस में अंतराक्षरी खेलती थी, उसे लूर एक तरह से वो बोलते थे। इट्स अ फीमेल एक्सक्लूसिव डांस परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द होली फेस्टिवल, करेक्टराइज्ड बाय क्वेश्चन एंड आंसर इन द सिंगिंग फॉर्मेट। कि भाई क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में जो उनके बीच में कंपटीशन होता था, जो अच्छा आंसर देता था तो वो जीत जाता था। तो ये वाली एक तरह से लूर डांस रहता था, एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक अच्छा आप अपने मेंस में लिख सकते हो। तो जेंडर इंक्लूसिविटी के लिए लूर डांस जो है। अच्छा, ये जो मार्शियल डांस परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिव, मार्शियल डांस आ गया तो भाई, तो मैन आएगा यहाँ पर। लूर डांस कौन करती है? वुमेन करती है। तो मार्शल डांस कौन सा, जैसे गुगा पे मेडी पे डांस होता है, गुगा या फिर धमाल जो होता है, दिस आर द मैन के वो होता है। ठीक है, मैन के उस पर किया जाता है, नॉट बाय वुमेन। इट इज़ परफॉर्म बाय डिवोटीज ऑफ शिवा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सावन। ये जो है गुगा मेडी पे जाने से पहले, गुगा नौमी आती है ना, तो वो उस पर जो डांस रैपिड स्पिनिंग मूवमेंट, जब वो गुगा मेडी पे यात्रा करते हैं लोग, तो तब किया जाता है, वो इसका नहीं है। इट इज स्लो रिदमेटिक डांस परफॉर्म टू मोर्न एंड डिपार्चर ऑफ ए ब्राइड फ्रॉम हर मैटरनल होम। तो ऐसा भी ये लूर डांस तो ऐसा नहीं बोल रहा कि जो ट्रेडिशनल वेडिंग जो हमारे यहाँ रहती है हरियाणा के अंदर, लाइक खोरिया, खोरिया जो जैसे जो हमारी वेडिंग्स रहती है, ट्रेडिशनल वेडिंग्स, उसके अंदर मतलब वो वुमेन द्वारा परफॉर्म की जाती है और मैन उससे दूर रहते हैं, मतलब वेडिंग से। तो मॉर्निंग डांस नहीं होता, मतलब एक तरह से। ठीक है, मौन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 36 के अंदर देखूँ मैं, 36 के अंदर बोला है मैं एमिनेंट लिटरेरी फिगर्स ऑफ हरियाणा विद देयर रिनाउंड वर्क, कि जो हरियाणा में जो भी जिसने कुछ भी किताबें लिखी है और उनके ऑथर के नाम मैच करने हैं। फर्स्ट बोला है ख्वाजा अल्तफ हुसैन हली, उसने एक किताब लिखी है मुसद्दस ए हली। अब ये हली हली आपको थोड़ा सा साउंड मैच कर रहा होगा कि, और ये जो ख्वाजा थे ये एक तरह से पानीपत में बोर्न हुए थे। ठीक है, उर्दू के लिए इनका बहुत बड़ा वो माना जाता है कि उर्दू को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो इसकी फेमस बुक का नाम यही था, मुसद्दस ए, तो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, सूरदास आपको पता है, सूर सागर एक ब्लाइंड पोइट थे जिसने कि एक तरह से डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे कृष्णा के लिए, भगवान कृष्ण के लिए। तो ये भी ठीक मैच कर रहा है। ठीक है, सीधा ही मैच है। तो अगर आप सूरदास को भी जानते थे ना, सूरदास तो सबने सुना ही होगा, तो सेकंड का बी देख रहे थे तो सारे में ए सी डी था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप ठीक हो जाती। जैसे राजा राम शास्त्री जो है, अगर मैं इसकी बात करूं, नेक्स्ट है उदय भानुहंस।
उदय भानु हंस, देशों में देश हरियाणा इनकी एक तरह से पोइम है, पूरा नाम है देश में देश हरियाणा, जीत दूध दही का खाना। तो उनकी एक तरह से राज कवि माने जाए, राज्य कवि का दर्जा मिला हुआ है इनको, उदय भानु हंस को राज्य कवि का, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। राजा राम शास्त्री, झाड़ू फिरी, तो इनकी एक तरह से फेमस पोइट, एक तरह से नॉवल है ये हरियाणवी लैंग्वेज में लिखा गया, फर्स्ट नॉवल है जो हरियाणवी लैंग्वेज में लिखा है, फर्स्ट नॉवल इन हरियाणवी लैंग्वेज जो लिखा गया था वो राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह से फर्स्ट आपका ये वाला करेक्ट आ जाएगा, ये जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली फोकस ऑन विजयनगर अंपायर के ऊपर फोकस कर रहा है कि जो हम्पी का रीजन था बेसिकली उसके ऊपर ही फोकस कर रहा है। स्टेटमेंट में बोला पंपा देवी द गोडेस ऑफ विजयनगर अंपायर परफॉर्म पिनांस टू मैरी विष्णु। पंपा देवी एक तरह से लोकल गोडेस मानी जाती है, हम्पी का जो रीजन है ना, हम्पी आपको पता है कि हम्पी वहाँ पर विजयनगर अंपायर में था, तो एक तरह से पंपा देवी उनकी लोकल गोडेस मानी जाती है, जैसे कुल देवी की टाइप ऑफ होती है ना। जो अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो उसने उन्होंने हेमाकुटा हिल पर पेनांस किया था, परफॉर्म पेनांस ऑन हेमाकुटा हिल्स टू मैरी विरूपक्षा नॉट विष्णु, ये उन्होंने शिव जी के लिए किया था, शिवा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगी हमारी गलत होगी कि उन्होंने शिव जी को मतलब पाने के लिए पेनांस किया था, परफॉर्म, ठीक है। द मैरिज सेरेमनी ऑफ पंपा देवी इज ऑर्गेनाइज विद ग्रेट पॉम्प एवरी ईयर विरूपक्षा टेम्पल। विरूपक्षा टेम्पल शिव जी का टेम्पल है, बिल्कुल, तो शिव जी के लिए ही वहाँ पर उनकी बड़ा फेस्टिवल होता है विरूपक्षा टेम्पल के टाइम पे, वहाँ पर मैरिज सेरेमनी होती है। विरूपक्षा टेम्पल हम्पी में ही है, विरूपक्षा टेम्पल जो है हम्पी में ही है, विरूपक्षा टेम्पल, आप ये भी ध्यान रखना कहाँ पर है कि मैरिज ऑफ पंपा देवी एंड विरूपक्षा, पंपा देवी की विरूपक्षा के साथ मैरिज होती है। विरूपक्षा एक तरह से शिव जी का ही एक रूप माना जाता है, विरूपक्षाकार फेस्टिवल बोला जाता है इसको। तो वहाँ पर एक तरह से मेजर पिलग्रिमेज इवेंट है। तो आपका क्या आ गया, सेकंड तो ट्रू आ गई और फर्स्ट फॉल्स आ गई, तो आपका डी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ, बोल रहा है एग्रीकल्चर। आपको पता है कि एग्रीकल्चर तो अगर मैं आर्टिकल 246 के अंदर देखूं उसके अंदर सारी तीनों लिस्ट लिखी हुई है, मतलब एग्रीकल्चर यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। एग्रीकल्चर इज अ यूनियन लिस्ट में है क्या कोई? स्टेट का सब्जेक्ट है, हरियाणा का एग्रीकल्चर है, पंजाब का एग्रीकल्चर, सारे स्टेट के सब्जेक्ट है, ठीक है। और एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च करना भी स्टेट का सब्जेक्ट है। एक तो होता है एजुकेशन, देखो एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में है, ये ठीक है। जब कब आया था एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में? एक तरह से 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने एजुकेशन को जो है कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था। पहले जो है एक तरह से ओरिजिनली जो था स्टेट का सब्जेक्ट था एजुकेशन, मगर अभी कंकरेंट लिस्ट में है। थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, मगर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च करना, एजुकेशन करना, वो भी स्टेट का सब्जेक्ट है, यूनियन का नहीं है। लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये भी लाइफ स्टॉक को मेंटेन करना, गायें भैंसों को कुछ भी प्रिजर्वेशन करना, उनका प्रोटेक्शन करना, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टॉक्स, जो एनिमल डिजीज को प्रिवेंट करना, ये हमारे क्या है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो अभी क्या आ गया, हमारी ओनली 2 पेयर आ गए, 2 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं 39 क्वेश्चन में। 39 में बोल रहा है भाई कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। पार्लियामेंट बनाती है भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल, मुझे पता है, विधान परिषद। इन ए स्टेट इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी भी स्टेट की, राज्य की अगर विधानसभा कोई रेजोल्यूशन पारित कर दे इन रिगार्ड बाय सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से पारित नहीं कर सकती भाई। आर्टिकल 169 बोलता है कि भाई अगर किसी भी स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए तो उसको बाय स्पेशल मेजोरिटी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो वाला सिनारियो रहेगा, ठीक है। तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिएगा, ना कि सिंपल मेजोरिटी। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट हैज नो रोल टू प्ले इन द एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, ये ऐसा नहीं होता। नो रोल ऐसा तो नहीं होता ना, रोल तो रहता ही है। अगर मान लो जहां पर वो प्रोसेस ऑफ एबोलिशन भी सेम है क्रिएशन की तरह, पहले क्या करती है, रेजोल्यूशन पास करेगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली रेजोल्यूशन पास करेगी, फिर पार्लियामेंट के पास जाएगा, फिर वो उसे एबोलिश करेगी। तो रोल तो हुआ ना, कि ये बोलना कि कोई रोल ही नहीं है, वो भी गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट देखूं तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट कैन नॉट एक्सीड 1/3 मेंबर ऑफ द विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। भाई अगर देखो पावर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ज़्यादा रहनी चाहिए, तो इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो संख्या है वो कम करी रखी गई है। तो काउंसिल की स्ट्रेंथ कम है असेंबली से, क्योंकि आपको पता है ना कि असेंबली में तो डायरेक्टली आप इलेक्ट करते हो और काउंसिल में लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो एक तरह से कैन नॉट, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट ठीक आ गई। तो 1/3 सीट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1/3 से, ठीक है, इससे कम ही बेशक हो। उसके बाद बोल रहा है 1/12 ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द पर्सन रिजाइडिंग इन द स्टेट हु हैव बीन ग्रेजुएट फॉर एटलीस्ट 3 years। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगर आप ग्रेजुएट हो और आप उस स्टेट के अंदर रहते हो, 3 साल का आपका मतलब सिनारियो रहा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो आपको 1/12 जो है अफेक्टिवली इलेक्टेड बाय द पर्सन जो वहाँ के ग्रेजुएट है और उस स्टेट के अंदर रिजाइड कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ गया, 3 और 4 स्टेटमेंट, ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। अब मैं 14 देखूंगा।
14th में बोल रहा है 40th में बोल रहा है कि ग्राम सभा कंप्राइजेज ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन अ विलेज। भाई क्या ग्राम सभा के अंदर सारी जनसंख्या सारी आ जाती है क्या जनता? बच्चे भी होंगे, 5 साल का बच्चा भी होगा, 6 साल का बच्चा भी होगा, वो ग्राम सभा में बैठ के क्या करेगा? तो आर्टिकल 243 भी बोलता है, 243 भी बोलता है कि ग्राम सभा के अंदर वो बंदे आएंगे जिनका नाम इलेक्टोरल रोल के अंदर है। इलेक्टोरल रोल के अंदर जिनका नाम है, यानी कि जो 18 वर्ष से ऊपर वाली आयु के बच्चे और जिनका नाम इलेक्टोरल रोल के अंदर है, ठीक है, तो वो बच्चे आएंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय, भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराता है, लोकसभा के इलेक्शन कराता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के करवाता है, तो इनके स्टेट इलेक्शन पंचायत के इलेक्शन थोड़ी ना कराएगा। तो इसके लिए आर्टिकल 243 के बोलता है, आर्टिकल 243 पता ना, तो पंचायत से रिलेटेड है, उसके इलेक्शन से रिलेटेड, कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, स्टेट का, राज्य का इलेक्शन कमीशन कराएगा, ना कि केंद्र का, एक तरह से इंडिया का। पंचायत डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 5 ईयर, कि कोई भी पंचायत है 5 साल से पहले डिसॉल्व होगी। कितने का कार्यक्रम होता है उनका? 5 साल का कार्यक्रम होता है, ठीक है, 5 साल से पहले डिसॉल्व होगी। सपोज करो 4 साल निकाल दिए, 1 साल पहले या फिर 3 साल निकाल दिए तो डिसॉल्व कर दी, तो बाकी के जो 2 बचे 2 साल थे, अगर वो एंड देन रिकॉन्स्टिट्यूटेड, जब वो दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है तो वो सिर्फ 2 साल के लिए ही काम करेगी। वो ऐसा बोल रहा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही तो बोल रहा है। आर्टिकल 243 में लिखा हुआ है, ये 243 में लिखा हुआ है कि भाई जो पंचायत जो है अगर अर्ली डिसॉल्व की जाती है तो ओनली फॉर दैट पीरियड ही काम करेगी। पंचायत कैन बी गिवन पावर टू लिवाई टैक्सेस। क्या राज्य सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास एक तरह से पावर है कि वो पंचायत को टैक्स लगाने के लिए कुछ प्रावधान दे सके? बिल्कुल दे सकती है। जैसे मान लो कोई भी लोकल टोल्स होता है किसी पंचायत के अंदर, या फिर म्यूनिसिपैलिटी के कुछ कलेक्ट करना है टैक्सेस, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है ना पावर पंचायत को, वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, स्टेट लेजिस्लेचर करेगी, ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि स्टेट के ऊपर है कि स्टेट अगर देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकता। तो ये स्टेटमेंट ठीक आ गई, ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं 41st क्वेश्चन। 41st क्वेश्चन में बोल रहा है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या 4th शेड्यूल का हिस्सा है क्या? 4th शेड्यूल में क्या आता है? 4th शेड्यूल में आता है नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू द राज्यसभा। भाई हमारी राज्यसभा के अंदर कितनी सीटें एलोकेटेड की गई है, किस राज्य को क्या क्या एलोकेट किया गया है, तो उसके अंदर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल नहीं आती। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल्कुल 6th शेड्यूल का हिस्सा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अंदर जो ऑटोनोमस काउंसिल आती है वो स्वयं संचालित होती है, तो वो हमारे 6th शेड्यूल का हिस्सा है। रीजनल काउंसिल 5th शेड्यूल का हिस्सा है क्या? भाई 5th शेड्यूल में कौन सी आती थी? एक तरह से 5th शेड्यूल के जो रीजनल काउंसिल है वो भी आपका 6th शेड्यूल का हिस्सा है। रीजनल काउंसिल ही तो है ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है भाई, जो अलोंग साइड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है स्पेसिफिक रीजन को कवर करने के लिए, तो वो ही आपकी एक तरह से 6th शेड्यूल का ही हिस्सा आ गया, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी जो है रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आपका आ गया भाई ये वाली गलत होगी, तो ओनली 1 पेयर इज करेक्ट। अगर मैं 5th शेड्यूल की बात करूं तो 5th शेड्यूल में जो है SC ST का एरिया, जो मतलब वो ST ट्राइबल्स के लिए, उसमें गवर्नर को पावर दी गई है कि गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट को ट्राइबल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कुछ एरिया जो है वो अपने आप जो है मतलब अगर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में तो आ गया ये 6th शेड्यूल, मगर इससे बाहर वाले जो शेड्यूल एरिया है उसके लिए 5th शेड्यूल का है, ठीक है। 42 क्वेश्चन है। 42 क्वेश्चन में बोल रहा है कि 42 क्वेश्चन में इसने ना एक तरह से मेटामॉर्फोसिस का कॉन्सेप्ट निकाला है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि लाइफ साइकिल कि लाइफ साइकिल वो कैसे मूव करती है। सपोज करो एक छोटा बच्चा था, मतलब एक एग बनता है, फिर लार्वा बनता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा वो प्यूपा बनता है, फिर एडल्ट बनता है। तो वो वाली सिनारियो पूछा कि कौन सा मॉस्किटो या फिर कौन सा इंसेक्ट जो है क्या पैटर्न फॉलो करता है। अगर मैं देखूं ये वाला क्वेश्चन तो मॉस्किटो के लिए बोल रहा है। मॉस्किटो जो मच्छर होता है, मॉस्किटो एग देता है, ठीक है, बिल्कुल मॉस्किटो ने एग दिया। फिर उसका क्या जैसे मान लो सिल्क मोथ है, एक तरह से सिल्क जो मोथ होता है ना, वो भी तो यही काम करता है ना, सिल्क का मोथ जो है, ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एग ये भी देते हैं, ठीक है, दोनों एग देते हैं। लार्वा, दोनों ने एक तरह से लार्वा दिया। और प्यूपा वो स्टेज होती है जो एडल्ट के बाद, एडल्ट से पहले आती है। जैसे प्यूपा मतलब आप ये समझ लो कि याद करने का तरीका कि भाई एडल्ट है तो एडल्ट बनने से पहले पापा बनना पड़ेगा, प्यूपा उससे आ गया, प्यूपा एडल्ट आ गई, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, मॉस्किटो के लिए भी और आपका सिल्क मॉथ के लिए भी, दोनों ही एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं इसको, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस साइकिल बोलते हैं इसको, जो साइकिल कंप्लीट है, एग से लार्वा जाना, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। ऐसे मैच्योर होता है ना कि एकदम से तो बनेगा कि एकदम से मच्छर आ गया, पहले अंडा देता है, फिर उसके अंदर जो है लार्वा बनता है, फिर प्यूपा थोड़ा सा रिफॉर्म होता है, फिर जाके एडल्ट फॉर्म निकलती है। मगर कॉकरेज के अंदर क्या है, कॉकरेज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस फॉलो नहीं करता। कॉकरेज क्या करता है, प्यूपा स्टेज को जंप कर देता है, एग दिया, निम्फ दिया, सीधा एडल्ट। कॉकरेज के अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करता है। तो ये वाला क्वेश्चन गलत आ गया, ये वाला थर्ड, तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट,
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, राबी क्रॉप्स, पहली बात बताओ कि राबी क्रॉप्स कौन सी होती है। राबी क्रॉप्स होती है विंटर क्रॉप्स, जो सर्दियों में उगती है। जैसे मान लो अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, जैसे अगर आप रूरल एरिया से आते हो तो आपको पता है कि अभी गेहूं की हार्वेस्टिंग हो रही है, कटाई हो रही है, तो राबी विंटर में होते हैं। राबी क्रॉप्स इंक्लूड्स पैडी, सोयाबीन, पिजन, पी, मेज और कॉटन। ठीक है भाई, क्या ये राबी क्रॉप्स है? तो गलत ही हो गया। वाइल क्रॉप्स लाइक वीट, अभी मैंने बताया वीट क्या आती है, अभी वीट आएगी, विंटर क्रॉप थी, अभी आना विंटर, मतलब कि जो विंटर में बनी थी, हमने दिसंबर नवंबर में लगाई थी, तो ये तो इसने उल्टा लिख दिया। वाइल वीट, ग्राम, पीज और खरीफ क्रॉप, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो उल्टा लिख दिया ना। सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं, वेजिटेबल एंड फूड्स प्रोवाइड विटामिन एंड मिनरल, बहुत सही बात है। वेजिटेबल तो और सारे माइक्रो विटामिन और मिनरल्स हमें उसी से मिलते हैं। ठीक है, माइक्रो डाइटरी फाइबर है, स्मॉल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स हैं, उससे मिलते हैं। इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स, क्या फैट्स भी मिलता है क्या भाई? लेंटिल्स है, लेग्यूम्स है आपके, ये नहीं रहती जो लेग्यूम्स, जो आपकी सोयाबीन है लेग्यूम्स होगी, वो सोयाबीन तो बहुत ही एक तरह से फैटी रहती है, तो आपकी स्टेटमेंट ये ठीक होगी। तो मेरा आ गया फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, तो मेरा 43 का आ गया डी। अब मैं 44th क्वेश्चन देखूं, 44th में बोल रहा है फर्टिलाइजर वर्सेस मैन्योर के ऊपर है। फर्टिलाइजर आर कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट, आपको पता है कि किसानों को फर्टिलाइजर खरीदना पड़ता है, खरीदेंगे तो कमर्शियलाइज है ना, कोई भी चीज़ कमर्शियलाइज है तभी तो खरीद पाएंगे। दैट प्रोवाइड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम टू क्रॉप्स, एनपीके बोलते हैं, जिसका रेशियो होना चाहिए 4:2:1। ठीक है, वो होना चाहिए। ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, ये तो जनरल स्टेटमेंट थी। फर्टिलाइजर कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, भाई जब मैंने बताया कि इसके अंदर एनपीके होता है कि ये क्या ऑर्गेनिक मैटर है? ऑर्गेनिक मैटर तो है ही नहीं, यहीं पर क्वेश्चन सोल्व हो गया था। विच इंप्रूव्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, चलो करेंगे फर्टिलाइजर, मगर वो मैन्योर होती है ना, खाद जो डालते हो, जो मान लो फर्टिलाइजर, एक तो होती है आप ऑर्गेनिक खाद डालते हो गोबर से बनी हुई, वो तो होती है आपकी ऑर्गेनिक, मगर फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक थोड़ी ना, जिसमें आप ये फर्टिलाइजर तो इनऑर्गेनिक साल्ट है एक तरह से जो आप डालते हो, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर थोड़ी ना, कोई जीवाणु थोड़ी ना इसके अंदर जो ऑर्गेनिक वो हो, जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हो। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग आ गई, फर्स्ट ही ठीक आ गई आपकी। तो अब हम चलते हैं 45th क्वेश्चन के ऊपर। 45th में बोल रहा है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक तरह से बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को बताया गया कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है उसके लिए, तो हम मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि डिजीज ना फैले। ठीक है, कोई भी अगर वो कॉन्टेक्टेड में है तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि नेचर नहीं अरेंज किया गया है, पहली बात तो नेचुरल। इसमें बोला है लैक्टेशनल अमीनोरिया, एक तरह से बेसिकली ये नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड कैसे है ये लैक्टेशनल अमीनोरिया? जैसे मान लो कि जब भी लैक्टेशनल का मतलब है कि जब वुमेन के ग्लैंड जो है मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जब भी चाइल्ड बर्थ होता है तो उसमें इंटेंस लैक्टेशन होती है, यानी कि मदर की ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है। तो जब भी मिल्क निकल रहा होता है, ये एक नेचुरल मेथड है कि ओव्यूलेशन जो होती है, एग और जो फीमेल और उसका फीमेल एग और स्पर्म का जो है जाइगोट बनता है वो नहीं बनेगा, तो ओव्यूलेशन के टाइम पे, ठीक है, उस पर नहीं बनता। तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है वुमेन के लिए, जब भी वुमेन अगर उससे मिल्क ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा मेथड बोला बैरियर मेथड, बैरियर मेथड को बोला इसने प्रोजेस्टेरेट, प्रोजेस्टेरेट। तो भाई ये बैरियर मेथड नहीं है। बैरियर मेथड क्या है? जैसे मान लो कॉन्डम्स का यूज़ करना, कॉन्डम क्या करेगा? बैरियर करेगा। डायफ्राग्राम जो कॉन्डम्स का वो एक तरह से वो रहता है कि भाई प्लास्टिक का जो भी गुब्बारा, वो बैरियर मेथड है, ना कि हॉर्मोन्स। ये क्या है? ये एक तरह से हॉर्मोन्स रिलीज मेथड है। ये वाला प्रोजेस्टेरेट जो है एक तरह से इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है, आईयूडी है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की एक तरह से हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है, एक कि हार्मोन को कंट्रोल करता है ना, वुमेन्स के हार्मोन्स को कंट्रोल करेगा। तो ये हमारे सेकंड गलत हो गया। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या आना है? सहेली। सहेली सरकार की एक स्कीम थी बेसिकली गवर्नमेंट की। तो सहेली के अंदर इन्होंने बोला था सरकार ने कि हम नॉन स्टीरॉयड वाले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देंगे। ओरल पिल्स जो होती है ना, ओरल पिल्स होती है, सहेली के अंदर वो दी जाती थी। सहेली मतलब कि जैसे मान लो सरकार के आप किसी भी हॉस्पिटल में गई महिला और वहाँ से पिल्स ले ली, मगर उसका हार्मोन से कोई हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कोई डिवाइसेस इंस्टॉल नहीं किया उसके अंदर। जैसे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस अभी नसबंदी वगैरह डिवाइस का वो करना, अभी वो वाला कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है उसके अंदर, ओरल पिल्स का सिस्टम है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, ओनली वन पेयर इज करेक्ट। 46 के अंदर देखूँ तो मैं 46 बोल रहा है कि इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था एक्सपोसेट मिशन। एक्सपोसेट मिशन क्या 2025 में लॉन्च किया था क्या? टू स्टडी कॉस्मिक एक्सरे स्कोप। बिल्कुल वो कॉस्मिक एक्सरे को मापना चाहता था, मगर ये लॉन्च किया था 1 जनवरी 2024 के अंदर। ठीक है, एक्सरे पोलैरोमीटर सैटेलाइट मिशन। ये पीएसएलवी पे लॉन्च किया था, पीएसएलवी आपका C58 पे लॉन्च किया था इसरो ने इसको। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी भाई, 2024 में किया था तो 25 दिया हुआ है। तो सेकंड बोल रहा है एक्सपोसेट इज इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन। बिल्कुल सही है, पहला इंडिया का मिशन है जो कि एक्सरे को स्टडी करेगा पोलराइजेशन। भाई इसका मतलब क्या है? जो एक्सरे निकलती है ब्लैक होल से,
ब्लैक होल से आपको पता है कि ब्लैक होल्स होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स, ठीक है, ड्वार्फ स्टार्स, जो उनसे एक्सरे निकलेगी उसको स्टडी करेगा। और इंडिया का पहला मिशन है, इंडियाज फर्स्ट मिशन। इंडिया ने पहले एक्सपोसेट पे काम नहीं किया है। तो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। 47 के अंदर देखूँ मैं, 47 के अंदर बोल रहा है कि सांकेन इज अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बिल्कुल। सांकेन क्या है? बेसिकली सांकेन क्या है? न्यू ईयर फेस्टिवल है। जैसे हमारे यहाँ न्यू ईयर फेस्टिवल होता है ना, ठीक है, तो उसी तरह सांकेन इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल है उनका। और ये कौन सी ट्राइब का है? खामती ट्राइब का है। खामती ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। उनका ये एक तरह से बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, भगवान बुद्ध से रिलेटेड है इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बुद्धा का आइडल लिया जाता है, बुद्धा का आइडल को वॉश करना, मतलब उस पर पानी चढ़ाना, जल चढ़ाना, तो वाटर फेस्टिवल भी बोलते हैं इस तरह। अब ठीक है, तो जैसे हमारे होली बनता है, होली के टाइम पे हमारे क्या आता है? होली के टाइम पे अगर चैत्र आता है ना, चैत्र नवरात्र शुरू हो जाते हैं होली के बाद जो है, तो नया साल बनाते हैं। इसी तरह वो वाटर फेस्टिवल उस टाइम पे वो बनाते हैं। ये भी, इसको भी वाटर फेस्टिवल बोला जाता है। सांकेन इज अ वाटर फेस्टिवल ऑफ खेमती ट्राइब। ठीक है, याद रखना आपको। मोपिन, अब आपको देखा हो मोपिन, कुछ मॉप करना, साफ करना, क्लीन करना, इसे याद रखना। मोपिन इज एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल एसोसिएटेड विद गारो ट्राइब। अभी गारो ट्राइब तो है, गारो खासी जनता कहाँ पर है? गारो खासी तो भाई मेघालय में है, मगर ये है गालो ट्राइब होती है। मोपिन फेस्टिवल होता है गालो ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। गालो ट्राइब का एक फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश, जिसके अंदर बोलता है कि इविल स्पिरिट्स को मॉप करना, साफ करना, सफाया करना, मॉपिंग करना। ठीक है, अभी इविल स्पिरिट्स आपको टच ना करे, टू एंश्योर प्रोस्पैरिटी। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत होगी। मोपिन क्या है? गालो ट्राइब्स इन अरुणाचल प्रदेश है। तो सांकेन इज अ बुद्धिस्ट। तो आपका क्या आया? ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, और 48 की बात करूं, 48 तो काफ़ी आइडियलिस्ट आसान क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि देखो थ्योरी होती है काफ़ी सारी कल्चर के ऊपर, कि कल्चर कैसे बना है, कि हमारा कल्चर कैसे डेवलप हुआ। उसके ऊपर 3 थ्योरी की बात कर रहा है। एक आइडियलिस्टिक थ्योरी, एक मेटेरियलिस्टिक थ्योरी, एक वैदिक कल्चर थ्योरी। आइडियलिस्टिक थ्योरी के बिलीव करती है, जैसे आइडियल लोग होते हैं, जैसे मान लो मैं एक आइडियल लोग वो होते हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं, आइडियाज़ को मैनिफेस्ट करते हैं। आइडियलिस्ट मतलब आइडियाज से बनाना, आइडियाज से कुछ मैनिफेस्ट करना, अपने आप मतलब सोचना, अपनी इमेजिनेशन से सोचना। थ्योरी बिलीव दैट कल्चर ओरिजिनेट्स फ्रॉम डिवाइन इंस्पिरेशन, इंट्यूशन। देखो आगे ना, इंट्यूशन, मेरे अंदर इंट्यूशन आई कि भाई ये जो है थॉट आया कि डिवाइन इंस्पिरेशन से आया है। और हायर आइडियाज परसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप, कि किसी, मान लो ये बोल रहा है कि कल्चर किसी 5-10 लोग बने होंगे, ग्रुप बना होगा, या तो उनसे बना है जो मतलब इंडिविजुअल और ग्रुप जो कि हायर आइडियाज एसोसिएट करते थे, जिनके पास हायर आइडियाज परसीव रहते थे, या तो उनसे बना है, या फिर जो है डिवाइन इंस्पिरेशन से बना है। तो आइडियलिस्ट थ्योरी बिल्कुल सही डेफिनेशन बोल रही है। मेटेरियलिस्टिक थ्योरी मतलब मार्क्स से रिलेटेड है, मार्क्सिज्म से। मार्क्स क्या बोलता था? भाई सारा चीज़ क्या है? इकोनॉमिक्स से बनी है, कल्चर भी इकोनॉमिक्स है, रिलीजन भी इकोनॉमिक्स है। मार्क्स ने बिल्कुल ही इकोनॉमिक बेस में सब चीज़ों को देखा। तो फिजिकल एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शेप आवर कल्चर फर्स्ट। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है कि भाई अगर मैं देखूं कि इकोनॉमिक बेस था, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ शेप, मीन्स प्रोडक्शन जो भी ले रही है, या फिर एनवायरनमेंट है जो भी हमारा, तो वो शेप कर रहा है, तो मेटेरियलिस्टिक थॉट उसे बोलते हैं। अब बोले वैदिक कल्चर डेवलप्ड ओनली, बोल दिया, तो ओनली वाली स्टेटमेंट पे ध्यान दिया करो, ओनली फ्रॉम रिलीजियस बिलीफ, कि वैदिक कल्चर में ऐसा बोला है कि बिल्कुल ही सारा रिलीजियस बिलीफ के ऊपर ही, एंड नॉट इन्फ्लुएंस बाय मटेरियल कंडीशन। ऐसा तो नहीं है ना, मतलब कि वैदिक कल्चर मटेरियल कंडीशन से भी इन्फ्लुएंस होता है। भाई जैसे मान लो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था, एग्रीकल्चर के फेस्टिवल बनाए जाते थे वैदिक टाइम पे भी। ठीक है, पहाड़ों को पूजा जाता था, मतलब एक तरह से मतलब वो मटेरियलिस्टिक थिंग को भी इंपॉर्टेंस देते थे। कि अब आपको पता है कि पास्टोरल थे वहाँ पर, मतलब जो चराते थे गाय चर, और फिर वो एग्री एंड लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक बनी। तो इकोनॉमिक भी एक बेसिकली बेस रहता था। ओनली रिलीजियस कहना गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा आपका ओनली 2, बी इज द आंसर। 49 में बोला है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो एंशिएंट द्राविडियन हिस्ट्री से रिलेटेड आंसर है, क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सच एज बरियल अर्न्स एंड अर्थन पॉट्स इन साउथ इंडिया। भाई साउथ इंडिया जैसे तमिलनाडु और आंध्रा या फिर ये केरला के एरिया में जो बरियल्स होते हैं, यानी कि जो दफनाया जाता था लोगों को, उनके अंदर जो अर्न्स एंड अर्थन पॉट, जो बर्तन मिलते हैं, इंडिकेट्स कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द IVC, इंडस वैदिक सिविलाइजेशन, एंड द अर्ली वैदिक कल्चर, तमिल कल्चर। देखो तमिल कल्चर में भी और इंडस कल्चर में भी, दोनों में ही एक सिमिलर प्रैक्टिस देखने को मिलती है, विच इज कॉल्ड द बरियल्स ऑफ मतलब अर्न्स एंड अर्थन पॉट्स की। जो भी बंदा मरता था, ताकि उसको जो है नेक्स्ट लाइफ जब वो जिएगा उसको कुछ दिक्कत ना आए, ऐसा, तो कुछ कुछ पोटरीज होते थे, कुछ कुछ बर्तन होते थे, कोई कहीं कहीं जगह तो शीशा, कॉपर का शीशा होता था, वो साथ में रख देते थे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ और वो दोनों में ही पाया जाता है, इंडस वैदिक सिविलाइजेशन में भी और तमिल में भी। प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द्राविडियन वर्ड्स इन बरूही लैंग्वेज ऑफ बलूचिस्तान।
बलूचिस्तान में बरूही लैंग्वेज, वैसे बेसिकली बरूही इज अ द्राविडियन लैंग्वेज। बरूही क्या है? एक द्राविडियन लैंग्वेज है जो कि बलूचिस्तान में भी बोली जाती है। सजेस्ट प्री हिस्टोरिक कल्चरल कॉन्टेक्ट बिटवीन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब बलूचिस्तान कहाँ पर आता है? बलूचिस्तान क्या आता है? नॉर्थ वेस्ट में आता है ना, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर आता है। एंड साउथ इंडिया, साउथ इंडिया जो हमारा है, बिल्कुल है। तो साउथ इंडिया की द्राविडियन लैंग्वेज थी बरूही, जो कि बलूचिस्तान में भी बोली जाती है। तो इसका मतलब बलूचिस्तान और तमिल कल्चर में कुछ लिंक रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं द ट्रीटीज ऑफ तोलकापियम, जो कि 1000 BC में लिखी गई थी, डील्स एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ तमिल ग्रामर पे ही डील करती है। एंड प्रोवाइड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ ऑफ एंशियंट द्राविडियन, कि भाई जो एंशियंट द्राविडियन लोग थे उनकी सोशल लाइफ, यानी कि जो सामाजिक जीवन था, इकोनॉमिक, उनकी क्या, कैसे वो बातें करते थे, उसके ऊपर नहीं है। भाई बिल्कुल गलत है। देखो तोलकापियम नो डाउट तमिल ग्रामर को डिस्क्राइब करती है, मगर वो उसकी सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक लाइफ भी डिस्क्राइब करती है। ठीक है, सोल उसको डिस्क्राइब नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इन हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स स्ट्रेट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है कि ब्याज में कटौती, कि भाई आपने सपोज करो 7% से लोन लिया, बैंक दे रहा है आपको 7% लोन, आपको इंडस्ट्री लगानी है, तो हरियाणा सरकार बोल रही है कि आपको इंडस्ट्री लगानी है। अच्छा, इंडस्ट्री लगाने से जॉब्स बनाओगे, क्रिएट करोगे, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना 3% कम करवा देता हूँ, आप जो है 4% पे इंटरेस्ट ले लो बैंक से। तो इसको बोलते हैं ब्याज में कटौती, इंटरेस्ट सबवेंशन। वो हरियाणा गवर्नमेंट फॉलो करती है। नेक्स्ट इज ई बिलिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ बिल्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2018 इन हरियाणा। ठीक है, बिल्कुल किया गया था। ई बिलिंग सिस्टम था हरियाणा में। ई बिलिंग सिस्टम जो है 2018 में लाया गया था, ताकि डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके, डिजिटल गवर्नेंस को। तो उस टाइम आया था, ये बिल्कुल आया था भाई। फॉर हरियाणा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन क्रॉप लोन इज 0%। देखो हरियाणा में क्या है कि मान लो कि आपने लोन लिया, ठीक है, आप बैंक बोलता है कि हम आपको 7% पे लोन देंगे। ठीक है, तो हरियाणा गवर्नमेंट बोलती है कि मैं आपको 4% जो है इंटरेस्ट सबवेंशन कर देता हूँ, इस पर 4% -4% कर देता हूँ। आप एग्रीकल्चर लोन ले रहे हो, इसने बोला क्रॉप लोन मतलब एग्रीकल्चर पे आपने लोन लिया है, तो भी एग्रीकल्चर फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए तो हरियाणा गवर्नमेंट जो है 4% का सब्सिडी दे देती है, आपको 3% पड़ता है इंटरेस्ट रेट। अगर ये आपने 3% अच्छे से चुका दिया, ये 3% अच्छे से चुकाते गए आप, मतलब आप अपनी ईएमआई अच्छे से चुका रहे हो, तो सरकार बोलती है अच्छा आपने ईएमआई भी अच्छे से चुका दी, आपने ये 3% भी भर दिया, तो सरकार बोलती है कि मैं आपका अब ये 3% माफ कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि क्योंकि सरकार क्या चाहती है कि अच्छे क्रेडिटर्स, जिसने लोन लिया है, अच्छा क्रेडिटर सरकार के साथ जुड़े, कि जिस किसान ने लोन लिया था और वो लोन की भुगतान कर दिया है, तो सरकार क्या करेगी भाई, उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 0 कर देती है। ठीक है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्रॉप पे क्या होता है, 0 रहता है। तो आपका ये स्टेटमेंट ठीक आ गई। तो आपकी एक तरह से ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट इसके अंदर।